लोगों से पूछो कि बैंक आखिरी बार कब गए थे तो कहते हैं यार बैंक तो गए हुए बहुत ज़माना हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो इस तरह का बैंकिंग ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है। हम एआई एजेंट्स को देख रहे हैं कि काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, तो क्या हमारा एआई एजेंट बैंकिंग का काम नहीं कर सकता क्या? आप ये कि इमेजिन करो ऐसा ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्लोबल है, सबका है, और उसके ऊपर फिर लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। हाँ। वो है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क स्टेट बैंकिंग। तो 2030 2035 के आसपास आप कैसे देख रहे हो बैंकिंग को डिसरप्ट होते हुए? बैंक्स आज की तारीख में भी उसी मॉडल पे चल रहे हैं कि आप ऐसे मान के चलिए कि आपने एम्बेसडर कार के ऊपर से उसकी बॉडी उतार के उसके ऊपर आपने मर्सिडीज़ की बॉडी रख दी। जो एआई एजेंट सिर्फ मिलियनर्स के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए है जो इवन 2,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करना चाहता है। अभी बैंक्स आपको डराएगी कि भाई हमारे इंफ्रा को छोड़ के आप ये जो यील्ड के लिए इधर उधर जा रहे हो ना, ये गलत है, ये बहुत रिस्की है, और वहाँ पे ये होता है, हैक होता है। यहाँ पे आपको मान लिया कि 5-6% मिल रहा है बट सेफ मिल रहा है। एंड प्रॉब्ली अभी बैंक्स उस एक्सेप्टेंस मोड में तो है ही नहीं कि वो एक्सेप्ट कर लें कि बाहर Web3 के अंदर इतना बड़ा यील्ड कैसे मिल रहा है। मतलब वो उनके लिए अभी भी वो स्कैम है और पॉन्जी है। माइक्रो स्ट्रैटेजी को देख के काफ़ी सारी कंपनीज की नींदें उड़ चुकी हैं कि यार ये मॉडल तो वर्क कर रहा है। लोग धीरे धीरे गूगल पे जाके सर्च करने की बजाय परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी पे सर्च करने लग पड़े हैं। तो अगर गूगल ने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करा तो गूगल विल ऑल्सो बिकम अ थिंग ऑफ एंशिएंट। गलत हाथों में जब कोई टेक जाती है तो डेफिनेटली उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और उसका बैंकिंग पे भी होगा। एआई का थ्रेट, अगर फ़ायदे हैं तो थ्रेट भी होंगे फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल अटैक्स बाय एआई इज़ अ डिफरेंट थिंग देन फाइनेंशियल अटैक्स ऑन एआई ऑन जस्ट डीफाई। आज की तारीख में हर कोई लोगों के पास $multi-million के एसेट्स हैं जो मल्टी सिग पे रखते हैं। तो ट्रस्ट धीरे धीरे आ रहा है ना निकल के। आपको क्या लगता है ये वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी या ये डीफाई को एम्ब्रेस कर लेंगी? अभी ब्रिक्स करेंसी की जो बात आई है, ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाली है, आने वाले टाइम में वो अडॉप्शन होगी। क्यों? कि ब्रिक्स नेशंस आपस में बैंक्स एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर लें। बट ये सब सेटलमेंट कैसे होगी भाई? इसके लिए आपको सेटलमेंट लेयर तो चाहिए। Web3 विल गिव यू दैट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब एनोनिमिटी नहीं होता। आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड आइडेंटिफाइड केवाईसी बोथ कैन गो हैंड इन हैंड। पेमेंट स्पेस इज ऑलरेडी गेटिंग डिसरप्टेड। अगले 3 साल के अंदर कार्ड्स विल स्टार्ट टू गेट फिनिश्ड ऑफ फ्रॉम द मार्केट। क्या लगता है डीफाई ऑन इथेरियम और डीफाई ऑन सोलाना, मीम कॉइंस का क्या ट्रेंड आपको लगता है कि ये और ज़्यादा बड़ा हो? लेयर 2 को हुआ क्या है? बहुत लोगों ने लेयर 2 को अपने टोकन्स की एग्जिट मैकेनिज्म बना दिया। इसके रेट में इसका मतलब आधे लेयर 2 मीम कॉइन ही है। यस एग्जैक्टली। हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। जब भी आप मेरे पॉडकास्ट को देखते हो तो हमेशा जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो ये देखता हूँ कि आपको बड़ा इंस्पिरेशनल लगा, बड़ा कुछ सीखने को मिला। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं पॉडकास्ट करूँ और ख़ासकर इस फॉर्मेट में करूँ जो आप अभी देख रहे हो, तो इसमें आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ ऐसी बात सीखो। आप क्या बोलो, अरे वाह यार अमेजिंग, ये क्या, अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो आज का भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है। सोचिए कि आज जिस बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, जो बैंक्स में आप जाते हो, विजिट करते हो, बैंकिंग इंफ्रा से आप डील करते हो। आपको याद होगा एक ज़माना वो भी था कि जब हम बैंक की कतारों में लगते थे और अगर आपको पैसा जमा करना होता था, निकालना होता था तो आप फॉर्म भरते थे। एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। उसके बाद इंटरनेट आया और उसके बाद अब लोगों से पूछो कि बैंक आखिरी बार कब गए थे तो कहते हैं यार बैंक तो गए हुए बहुत ज़माना हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो इस तरह का बैंकिंग ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है, जहाँ पे आप अपने घर में एक कन्वीनियंट एक लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन से आप अभी बैंक्स को की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो चीज़ें आप कर रहे हो। लेकिन क्या ये जो सिस्टम है यही रहने वाला है? क्या बैंकिंग इवॉल्व होने वाली है? क्या जो बैंकिंग आज आप देख रहे हो, क्या ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली है? इमेजिन करिए कि 2040 2050 में बैंकिंग कैसी होगी। और ख़ास तौर पे ये बात तब बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम एआई एजेंट्स को देख रहे हैं कि काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। तो क्या हमारा एआई एजेंट बैंकिंग का काम नहीं कर सकता क्या?
क्या वो मुझे ये नहीं बता सकता कि कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ज़्यादा यील्ड है, आप कैसे पिवट कर सकते हो, कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर कर रहा है, कौन से तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, पेमेंट्स भी वो देख रहा है, रिमाइंडर्स भी वो दे रहा है, क्रेडिट कार्ड के बिल भी वो जमा कर रहा है, म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अलर्ट मुझे दे रहा है, मेरी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रहा है, मेरे स्पेंडिंग पैटर्न्स को देख रहा है, बेस्ड ऑन दैट मेरी डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट कर रहा है, खुद ही मेरी डिस्पोजेबल इनकम को इन्वेस्ट कर रहा है। बस यार, मतलब मैं इसमें थोड़ा फ्लो में चला ना जाऊं, मतलब आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये आज आपको फ्यूचर में जो बैंकिंग है, फ्यूचर का जो डीफाई है, जो डीफाई आज आप देख रहे हो जो बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में है, फ्यूचर में वो डीफाई कैसा होगा, आज आपको ये समझ लीजिए कि फ्यूचर को आज हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। आज एक ऐसी आप अपने सामने एक इमेज देखोगे बनते हुए कि आप कहोगे यार मैं रिलेट कर सकता हूँ, हाँ ऐसा हो सकता है। और सोचिए, जब हमें फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं और अगर हमें थोड़ी सी अवेयरनेस होती है तो हम उसकी तैयारी आज करने में बेहतर महसूस करते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे लगता है ऐसा होगा तो चलो मैं आज कुछ ऐसा कर लूँ। ठीक है, तो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा कंटेंट आपको, मुझे नहीं लगता कहीं आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। चैनल पे अगर पहली बार है और अगर बार बार आप आ रहे हो, थैंक यू वेरी मच। लाइक और कमेंट करे बगैर मत जाना। आज के जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल है, राइट। और जो गेस्ट है मेरे वो हैं अंकित गौड़। और मिस्टर अंकित गौड़, जो अंकित भाई जिन्हें मैं कहता हूँ, मैं इतना लीवरेज, इतना मैं कंफर्ट फील करता हूँ। तो अंकित जो है ये 2016 से इस इंडस्ट्री में, और उससे पहले भी इनके काफ़ी सारे वेब2 में इन्होंने स्टार्टअप्स किए और बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रहे। और जब ये क्रिप्टो में आए तो आपको याद होगा कि कॉइन फॉक्स वो अपने आप में एक बहुत ही डिसरप्टिव था, उसने मॉडल था और ऐसे टूल्स बनाए थे कि उस टाइम पे लगता था कि यार ये टूल्स कैसे बन सकते हैं, और जिसको बाइनेंस ने बहुत एक्नॉलेज किया था। कॉइन फॉक्स के बाद EasyFi को हम सब जानते हैं। जब डीफाई के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, और इंडिया में आई थिंक अंकित गौड़, अंशुल धीर प्रॉब्ली ये कोई ऐसे लोग थे जो डीफाई के बारे में जब बात करते थे तो लोग कहते थे पागल हो गए हो क्या। सो आई थिंक दैट वाज द टाइम। और उसके बाद अब जो है ये ऑर्बिटेक्स के फाउंडर हैं, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनसे बेहतर डीफाई को कोई नहीं समझता, क्योंकि जब डीफाई को इंडिया में कोई नहीं जानता था तब इन्होंने डीफाई की बात करी थी, बैंकिंग की बात करी थी, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग की बात करी थी, और आज भी उसी की बात करते हैं। और उसके बारे में इनके क्या प्लान्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स ब्रिंग हिम ऑन स्क्रीन एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन कि फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, और ख़ास तौर पे जो हमने पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड किया था, आपको याद होगा कि नेटवर्क स्टेट्स में तो कैसे एक बैंकिंग नेशन स्टेट से नेटवर्क स्टेट पे माइग्रेट होगी। और हमने सुनील अग्रवाल जी ने उसमें, याद होगा, उसमें बताया था कि बैंकिंग के फंक्शंस कैसे डिसरप्ट होंगे। तो आज हम समझेंगे कि कैसे एक नेशन स्टेट से नेटवर्क स्टेट्स में बैंकिंग जो है वो माइग्रेट होगी। सो ये था इंट्रोडक्शन। टाइम ज़्यादा लग गया क्या? चलो ठीक है, आपको एक बैकग्राउंड तो देना ज़रूरी था। अंकित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच काशिफ भाई, आपका स्वागत है। जनता आपको सुनना चाहती है, और आई होप कि मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा कमी रखा है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मिस कर दिया तो आप बता देना। नहीं बिल्कुल परफेक्ट। और आपके साथ बात करने में हमेशा मुझे मजा आता है। लाइक हम पहली बार शायद इस फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, बट हमेशा वी हैव बीन एजुकेटिंग द पीपल एंड योर कम्युनिटी। तो बॉटम लाइन यही है कि आपके साथ बड़ा क्रिएटिव सा कॉन्वर्जेशन हो जाता है। आपकी एक वो स्पेशल कला है कि आप बंदे के थॉट्स को निकाल के टेबल पे रख देते हो। सो वो बहुत मजा आता है, इसीलिए। एंड थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए आपके साथ। कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है उसका। सो मतलब मैं सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा टू स्टार्ट, कि देखो आज ना बैंकिंग वैसे चल रही है जैसे हम बात करते थे। अगर मैं एक बार प्री इंटरनेट एरा में जाऊं तो सब लोग अपना अपना दुकान खोल के बैठे थे। लेकिन अगर जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट, आज की तारीख में हम बोलते हैं ये इस कंट्री का बैंक है, वो उस कंट्री का बैंक है। फिर जब इंटरनेट आया, अगर मैं इंटरनेट से रिलेट करूं तो कोई ये नहीं कहता ये अमेरिका का इंटरनेट है या इंडिया का इंटरनेट है। इंटरनेट ग्लोबल है, लेकिन उसके ऊपर एप्लीकेशंस लोकल है। हाँ। आप ये कि इमेजिन करो, ऐसा ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्लोबल है, सबका है, और उसके ऊपर फिर लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। हाँ। वो है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क स्टेट बैंकिंग। डेफिनेटली। और उससे पहले कि हम उसमें और डीप जाए,
शुरुआत में मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आज जो हम बैंकिंग को देख रहे हैं और जब मैं फ्यूचर को इमेजिन कर रहा हूँ, मैं 2050 तो बहुत आगे की बात है। मैं आपसे अगर फेजेस में देखूं तो 2030 2035 के आसपास आप कैसे देख रहे हो बैंकिंग को डिसरप्ट होते हुए और अल्टीमेटली क्या मॉडल देखने वाले हो? और ख़ास तौर पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर में हम बैंक्स को इमेजिन करते हैं, जब हम अगर मुझे कोई बोले बैंक तो मैं इमेजिन करूँगा हाँ एक ब्रिक एंड मॉर्टर और एक उसके अंदर लोग स्टेप इन कर रहे हैं और स्टेप आउट कर रहे हैं। क्या ये ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम रहेगा बैंक्स का? और फ्यूचर में आप बैंक्स को कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हो? प्रॉब्ली 2035 एंड बाय 2040। देखो, पहले मैं आपकी बात करता हूँ ब्रिक एंड मॉर्टर वर्सेस ऑनलाइन बैंक। हाँ। अगेन, मेरी सबसे कॉमन एनालॉजीज लोगों ने सुनी है तो ई कॉमर्स के और रिटेल के साथ सुनी है पहले। अब अगर मैं उसी फ्रेमवर्क में बैंक्स को फिट करूं तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि फिजिकल रिटेल शॉप्स बंद हो गई, वो आज भी हैं, मॉल्स आज भी हैं, लेकिन आप कितनी बार मॉल जाते हो और कितनी बार शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, राइट? वो जो डिफरेंस है वही बैंकिंग में आने वाला है कि आप, हो सकता है कोई बड़ी भसड़ हो गई तो बैंकिंग के जो ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस हैं दे विल मोर बिकम लाइक अ कस्टमर सपोर्ट सेंटर, जहां पे आप जाके कंफर्टेबल फील करोगे कि हाँ यार ये आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है, मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं मैनेजर के पास चला गया, अदरवाइज मुझे जाने की जरूरत क्या है, ऑनलाइन चल रहा है ना। आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में जिस स्पेस के साथ बैंक्स आ रहे हैं और प्रॉपर फुल फ्लेजेड बैंक्स बन रहे हैं, मैं नियो बैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं फुल फ्लेजेड लाइसेंस्ड बैंक्स की बात कर रहा हूं। अभी आप देखिए, आई थिंक लास्ट वीक की बात है, एक अपना फिनटेक का स्टार्टअप इंडिया में, उसने बैंकिंग लाइसेंस एक्वायर करा बाय एक्वायरिंग अ बैंक। फिनटेक्स आर नाउ एक्वायरिंग द बैंक्स। व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि जो एक पेरिफेरी पे करने का था वो चीज खत्म हो गई है, और अभी आपको अगर एक्चुअल यूजर को एक्सपीरियंस देना तो आपको वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। तो टू कट इट शॉर्ट, नटशेल में दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट आप डे टू डे रुझान उधर देखेंगे और जो ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक ब्रांचेस हैं वो मोर लाइक अ कस्टमर सपोर्ट या इंटरैक्टिव सेंटर्स बन के रह जाएंगे, जो कि ऑनलाइन बैंक्स के केस में प्रॉब्ली मुझे लगता है डीएसए जैसा मॉडल आएगा, जहां पे कि एक ब्रांच होगी जो मल्टीपल ऑनलाइन बैंक्स के कस्टमर्स को सर्व कर रही होगी। तो वो दैट विल बी मोर लाइक ओयो फॉर ब्रांचेस, ऐसे मान के चलिए आप। तो वो सर्विसेज क्रिएट होंगी, एक नए टाइप का बिजनेस क्रिएट होगा जो कि मल्टीपल ऑनलाइन बैंक्स के लिए एक लोकल ब्रांच होगी, जहां पे लोकल आदमी जाके मिल सकता है, बात कर सकता है उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से। सो दिस इज हाउ आई सी द मॉडल गेटिंग चेंज। और ये 50 की बात नहीं है, ये आप 2030 में कोई ना कोई ऐसे स्टार्टअप्स आते देख लोगे, ऑलरेडी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो हाँ, तो अंकित भाई, मेरा ये टेक है कि बैंकिंग का फंक्शन क्या है। मतलब मैं अगर आज देखता हूँ तो अगर मैं कई लोगों से पूछता हूँ अपने आसपास, मैं रूरल की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं अपने आसपास लोगों को देखूँ तो कहते हैं यार मैं तो बैंक जाता ही नहीं, मैं तो या तो नेट बैंकिंग पे हूँ या मैं मोबाइल के थ्रू मेरा सब हो जाता है बैंक्स का काम, राइट। मैं तो यार बैंक पता नहीं एक ज़माने में गया भी नहीं हुआ, लास्ट टाइम आई डोंट रिमेंबर। मैं तो शायद एटीएम पे भी जाना बंद कर दिया क्योंकि मेरा काम, मोस्ट ऑफ द काम यूपीआई के थ्रू हो जाता है। तो व्हाट इज योर टेक कि क्या बैंक्स को ये ब्रिक एंड मॉर्टर जो सिस्टम है, जो उन्होंने ये इतने एम्प्लॉयज और इतना कैशियर और ये सारा, ये प्रॉफिटेबल भी रहेगा कि नहीं, या बैंक्स खुद ही मजबूर हो जाएंगे कि यार जब कोई हमारे यहाँ स्टेप इन ही नहीं हो रहा है तो व्हाई टू इवन पे दोज ह्यूज रेंट्स एंड व्हाई टू इवन कीप द बैंक? सो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बैंक्स खुद भी नहीं चाहते कि आप ब्रांच जाएं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो कुछ समय पहले बैंक ने आपकी ब्रांच विजिट्स काउंट करनी शुरू कर दी थी कि इतनी ही ब्रांच विजिट्स फ्री मिलेंगी, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि आप ऑनलाइन जाएं, तभी उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, तभी वो स्केलेबल बनेंगे। तो बैंक्स का भी मोटिव वहीं पर है। बट इससे ज्यादा बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, रादर देन कंपेयरिंग ब्रिक एंड मॉर्टर एंड दिस, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आपके ऑडियंस की फोकस डालना चाहूंगा कि बैंक्स आज की तारीख में भी उसी मॉडल पे चल रहे हैं कि आप ऐसे मान के चलिए कि आपने एम्बेसडर कार के ऊपर से उसकी बॉडी उतार के उसके ऊपर आपने मर्सिडीज की बॉडी रख दी। कि हम बहुत सारे बैंक्स, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बट बहुत सारे बैंक्स आज की तारीख में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो उन्होंने, जो कंज्यूमर फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो उन्होंने एक अच्छी सी ऐप और वो सब बना दिया, लेकिन पीछे आज भी मेन फ्रेम पे चल रहे हैं।
आप समझो 1960 की टेक्नोलॉजी। तो अगर वो ये नहीं चेंज करेंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक्स बहुत ज्यादा उस, ऐसा नहीं कि वो नहीं प्रोग्रेसिव करना चाहते, बट बहुत सारे बैंक्स करते हैं यार इतना कॉम्प्लेक्स है कौन छेड़ेगा, चलने दो जैसे चल रहा है। तो लेकिन अब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप ही समझ के चलो आज मेन फ्रेम के इंजीनियर्स ही नहीं है। अब मेन फ्रेम के इंजीनियर को आपको जो 40 साल का आदमी है उसको आपको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी उसकी जरूरत है और उसको भी आपकी जरूरत है। उसके पास ऑप्शन है, वो कोई नई टेक्नोलॉजी सीख के कहीं और जा सकता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप वही उसको पैसे दोगे जो आप देना चाहते हो। हैंस रिजल्ट क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गई। तो बैंक्स को वहां पे बढ़ना पड़ेगा, वो सब है, दैट वो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन है। अब अगर मैं बैंक्स के कंपोनेंट्स की बात करूं कि बैंक्स है क्या, एक मिनट के लिए ये समझते हैं। हम सिर्फ बैंक को उतना समझते हैं कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, यूपीआई से पे कर दिया, पैसा मिल गया, एफडी करा ली। आम आदमी के लिए इतना ही है बैंक। डीडी उसने मेरे को उसको डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, उसको लोन चाहिए तो पर्सनल लोन ले लिया, कार लोन चाहिए कार लोन ले लिया। एक आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ इतना ही बैंक है। बट अगर इसको मैं एक थोड़ा सा अनबॉक्स करूं बैंक को, कि बैंक क्या है, ठीक है। बैंक के 4 मेन फंक्शंस हैं, 4 मेन पिलर्स हैं, रैप्ड अप विद ट्रस्ट। कि भाई ये बैंक है, आरबीआई गवर्नड है, सरकार इसको सपोर्ट करती है, तो ये है। लेकिन अगर इतना ही बढ़िया है तो भाई एसवीबी बैंक कैसे नीचे चला गया यूएस में, स्टार्टअप्स के पैसे कैसे खत्म हो गए? तो ट्रस्ट की तो वहां खत्म हो गई बात, राइट। सो ट्रस्ट तो उतना ही है, तो इस जिसकी वजह से सारा वेब3 का स्टार्ट हुआ था। अब बिफोर आई टेक इट टू वेब3 कि वेब3 क्या है, अब मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूँ। पहला काम जो बैंक होता है, बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी ट्रस्टेड कस्टडी। कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं अपने घर में जमीन खोद के घड़े में रखने से ज्यादा बैंक में जाके रख दूं। लेकिन यार बैंक के अंदर आज अगर बैंक वो हो जाए तो आपके पास सरकार का सपोर्ट तो 1.5 लाख का ही है ना, चाहे आपका 1.5 करोड़ पड़ा हो अंदर। हाँ, वो तो मतलब क्या ट्रस्ट और क्या वो, ठीक है। चलो पहला जो फंक्शन है वो है कस्टडी, कि मेरा पैसा सेफ पड़ा है, प्रिज्यूमेबली, कितना सेफ है वो अलग बात है, बट प्रिज्यूमेबली सेफ पड़ा है, राइट। दूसरा वो है कि बैंक मेरे को समय आने पर कर्जा दे सकता है, या मैं उससे इंटरेस्ट कमा सकता हूं, यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अराउंड माय मनी, अराउंड मनी, दैट इज अ सेकेंड पार्ट। तीसरा पार्ट जो है बैंक का वो है मनी मूवमेंट, पैसा इधर से उधर भेजना। आपको पैसा मैं भेज रहा हूं तो वो जाएगा बैंक के थ्रू, एक बैंक आपको भेजेगा, उसके पीछे कितना कॉम्प्लेक्स है वो, स्विफ्ट, ACH, सबने नाम सुना है, बट बहुत लोगों को नहीं पता वो कैसे चलता है, और मैं उसमें अभी जाना भी नहीं चाहता, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट बॉटम लाइन एक रोल ये है कि मैं अगर यूएस में बैठ के इंडिया में पैसे भेज रहा हूँ, मैं अगर यूएस में काम कर रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो मैं उनको पैसा भेजता हूँ, मेरे को नहीं पता पीछे कैसे जाता है। मैं अपने थर्ड नेशनल बैंक में लॉग इन करा, मैंने बोला काशिफ भाई को $10,000 भेज दो, आपके बैंक अकाउंट में एक ईमेल आती है, जी आपके नाम पे $10,000 आए हैं, आप इसको सेटल कर लीजिए। फिर आप सेटल करते हैं, उसका एक प्रोसेस है 3 दिन का या 2 दिन का, कई कुछ बैंक सेम डे कर देते हैं, फिर आपके अकाउंट में पैसा आता है। और ये पूरा करने का एक तीसरा फंक्शन है बैंक का। चौथा जिस इंपॉर्टेंट फंक्शन से हम रोज इंटरैक्ट करते हैं वो है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिससे कि हम एक दूसरे को पे कर सकते हैं, या किसी को भी पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस आपके यंग भी होंगे, उनको नहीं पता होगा कि 1980s में विड्रॉल फॉर्म नाम की एक चीज होती थी, जो कि आज नहीं किसी को मालूम होता, स्पेशली जेनजी को तो नहीं, मेरी बेटी को नहीं पता, राइट। तो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट विड्रॉल फॉर्म भी था, चेक भी है, डिमांड ड्राफ्ट भी है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स भी हैं। सो ये सब पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो बैंक्स का काम होता है ये चीज़ें इशू करना, ताकि आप एक दूसरे को आसानी से पे कर सको। तो ये 4 जो पिलर्स हैं, अब आप जब से बैंक शुरू हुए हैं तब से उसकी हिस्ट्री उठा के देख लो, ये 4 फंडामेंटल पिलर्स इवॉल्व हुए हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन चेंज कभी नहीं हुए। दिस इज द बैकबोन स्केलेटन ऑफ अ बैंकिंग फंक्शन, कि यही 4 चीजें हैं जो बैंक के अंदर चलती हैं। अब बिफोर आई जंप इनटू वेब3, आज ये चारों चीजें वेब3 में आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती हैं। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? ये इकट्ठी हो जाएंगी, ये चारों चीजें इकट्ठी होके वर्क लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, एंड दैट विल बिकम योर नेटवर्क स्टेट बैंक, राइट। सो व्हाट यू आर जस्ट सेइंग कि जो अभी सारे फंक्शंस बैंक के हैं वो एक अम्ब्रेला के अंदर होते हैं, एक
सारे एक इकट्ठे हैं। यूजर को नहीं सोचना कि मैं अब ये करूं, अब वो करूं। यूजर को ये नहीं सोचना कि मैं इस फंक्शन को इधर कर रहा हूं तो ये वाला फंक्शन ये वाला बैंक करेगा। एक ही बैंक के अंदर सारे फंक्शंस हैं। एग्जैक्टली। Web3 में आप ये कह रहे हो कि अभी ये सारे फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। बिल्कुल। तो आपको अलग अलग जाना पड़ता है, अलग अलग प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। इमेजिन करिए कि वो सारे फंक्शन Web3 में जब एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे तो यू आर सेइंग कि वो वही फॉर्म ले लेगा जैसे बैंक्स का है। दैट विल बी द कैटलिस्ट ऑफ जो हम बात करते हैं ब्रिंगिंग $1 billion टू वेब, $1 billion टू दैट विल बी द कैटलिस्ट। आप एक आज समझो, आज अगर मैं एक आम आदमी को बोलूं भाई तू पैसे रखने के लिए तो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर ले, उसके बाद अगर तुझे लोन चाहिए तो कंपाउंड पे चले जा, पेमेंट करनी है तो ट्रेड अपना इन्वेस्ट करना है तो इस वाले यील्ड उस पे चले जा, पेमेंट करनी है तो इस वॉलेट के थ्रू भेज दे। सो बंदा कहता है यार ये क्या है यार, मतलब मैं ठीक है। वो एज अ रिजल्ट वो फिर क्रिप्टो में उतना ही आता है कि भाई मैं बिटकॉइन पे पैसे लगाऊंगा, $10,000 बढ़ जाएगा, बेच के निकल जाऊंगा। वो स्पेक्युलेटिव एसेट की तरह ही देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें वो इमेज चेंज करनी है तो हमें, जिसकी बहुत बात भी होती है जो क्रिप्टो सर्कल में या Web3 सर्कल में बात होती है कि भाई यूएक्स हमें चेंज करना है। उसके ऊपर हम जाते हैं अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन, ये वो बहुत सारी चीजें। बट मुझे लगता है वो सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। यूएक्स इवेंचुअली होगा, बट एसेंशियली यूएक्स क्या है? यूएक्स ये है कि यूजर को दिमाग नहीं लगाना है, उसे करना क्या है, उसे जो करना है उसके सामने दिख रहा है इजीली और वो करके आगे निकल जा रहा है। आज मैं अगर एक और बात करूं आपको, एग्जांपल यूएक्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं आईसीआईसीआई बैंक की ऐप फोन पे के थ्रू यूज करता हूं। मैं आईसीआईसीआई की ऐप नहीं यूज करता। इतनी स्लॉग करती है, इतनी स्लगिश ऐप है, स्टिकिंग ऐप है, वो अटकती रहती है। राइट लेकिन वही सारे फंक्शन फोन पे बढ़िया चलते हैं। मेरे को यूपीआई से फंड भेजने हैं, मेरे को स्टेटमेंट करनी है, कुछ भी करना है। सो यही रीजन था कि नियो बैंक्स आए। उन्होंने एग्जिस्टिंग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, बट ऊपर उसके रैपर बनाया, यूआई बनाया और कर लिया। बट अंडरलाइन क्या था? वही बैंकिंग, वही सिस्टम, वही चीजें। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? नियो बैंक्स मरने लगे। बहुत सारे नियो बैंक्स, आधे से ज्यादा नियो बैंक्स का बिजनेस था कि वो बैंक्स के आगे लेके आएंगे। बैंक्स के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे। जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना, या तो बैंक्स ने अपनी नियो बैंक को एक्वायर करके उसको रीब्रांड कर दिया, या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से वो मर गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज होती है इंटरचेंज। जब आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो किसी मर्चेंट को, तो आपने सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड पे कई बार कुछ मर्चेंट कहते हैं जी कार्ड से पे करना है तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा, कैश में दोगे तो पूरा ले लो। राइट वो क्यों होता है कि वो जो पैसा है वो मर्चेंट को वीजा को देना पड़ता है, वीजा कार्ड इश्योर को देता है। बहुत सारे नियो बैंक इसी मॉडल पे चल रहे थे, लेकिन यूरोप में कैपिंग आ गई 0.3% की, नियो बैंक रातों रात खत्म हो गए। राइट सो मेरा पॉइंट ये है कि अब ये सब जो चीजें हैं, अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर या Web3 के अंदर ये सब चीजें इवेंचुअली ऑटोनॉमस की तरफ जा रही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो एक्चुअल न्यू ट्रू फॉर्म हम देखेंगे वो 2040-2050 तक जाएगी। 20 से 25 साल अभी लगेंगे, कल नहीं होगा। लाइक जो एक आइडियल सिचुएशन की हम बात करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि हमें तब तक बैठे रहना है कि भाई तब कुछ होगा। इट्स ऑलवेज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन। राइट नाउ कमिंग बैक, मेरे दिमाग में ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग थॉट है। आज बैंक को जब हम, एक मेजर फंक्शन है कि कोई भी आदमी है वो इन्फ्लेशन को से जूझ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन से लोग जूझ रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, बट आप और देशों में देखो, कई जगह कई देशों में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। जब हम बैंक के पास जाते हैं तो हमारा एक मेन रीज़न ये रहता है, जो मैक्सिमम लोगों का रहता है, कि हमें जैसे इंडिया के अंदर हम देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेवरेट एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, और फिक्स्ड डिपॉजिट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी पूरी दुनिया में लोग सेविंग अकाउंट्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अगर पूरी दुनिया में देखें डबल डिजिट में, टर्की, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला तो एक वो वाले एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन हम ओवरऑल भी देखें जिस तरीके से वॉर की वजह से जो लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन्स है, उन पे जो इफेक्ट आया है, तो हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में भी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी है। अब अगर मैं बैंक के पास जब जा रहा हूँ और वो मुझे ऑप्शन दे रहा है रिटर्न का 5%, 6% का, और इन्फ्लेशन मार्केट में चल रही है डबल डिजिट में, और जैसे मिडिल क्लास कैटेगरी में ब्रांडेड कपड़े, जूते, ट्रैवल, एयर ट्रैवल, इन सब में 15%, 14% तक की इन्फ्लेशन है। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, यहाँ 4-5% की इन्फ्लेशन नहीं है। तो जब मेरे को बैंक कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं दे रहा है कि मैं इन्फ्लेशन को कैसे बीट करूँ,
14% वाली इन्फ्लेशन है, बैंकिंग मुझे दे रहा है सोल्यूशंस, कह रहा है कि भाई तुम 5-6% वाला कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो। मेरा जब सोल्यूशन वहां से नहीं निकलेगा तो क्या ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि यार बैंक के पास वो सोल्यूशन नहीं दिख रहे हैं, लेट मी फिगर आउट कि मैं और कहाँ जाऊं और कहाँ पे मुझे यील्ड मिल रही है, एंड प्रॉब्ली दैट विल बी द टाइम व्हेन पीपल विल स्टार्ट वंडरिंग के यार ये डीफाई क्या होता है, ये वेब3 क्या होता है। यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स पे सुना है कि 14%, 15%, 13% मतलब रिटर्न मिल जाता है। सो यू थिंक दैट विल बी लाइक अ पिवटल पॉइंट जहाँ पे people will start migrating from the banking infra to other infra just because of inflation, and inflation can play a very pivotal role in that. Do you agree with this? Yes, and just a little bit point in that कि अगेन वो यूएक्स वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को कभी ये सोचेगा कि वो डीफाई से ईल्ड आ रही है या ट्रेडफाई से ईल्ड आ रही है या कहाँ से ईल्ड आ रही है। उसके लिए तो ये चाहिए कि भाई एफडी यहाँ पे 6% की हो रही है, यहाँ पे मुझे सेफ एफडी 12% की मिल रही है, मैं यहाँ पे डालूंगा। राइट, अब ये होगा कैसे? क्योंकि जब तक हम वो ओनस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द ईल्ड विल बी लेफ्ट ऑन द यूजर, वो हमेशा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो हर आदमी के पास उतना समय है, हर आदमी दिन रात अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ है। अब वो बैठ के ये थोड़ी ना ढूंढते बैठेगा मैं यहाँ से करूँ वो करूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा एआई एजेंट्स। तो आज जो वेल्थ मैनेजर्स करते हैं, जो मतलब मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स लोग वेल्थ मैनेजर्स को यूज करते हैं इसके लिए, उनका काम क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। उनका काम यह है कि वो आपका पैसा लेते हैं, आपको सेफ तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कराते हैं और आपको रिटर्न कमा के देते हैं। अब 1 मिनट के लिए इसको रिप्लेस कर दो और एआई एजेंट को ले आओ। जो एआई एजेंट सिर्फ मिलियनर्स के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए है जो इवन 2,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो कहेगा कि यार ऐसा है, ये 50 ऑप्शंस आपके सामने हैं जिनमें से यहाँ पे इतनी यील्ड है लेकिन इसका रिस्क कितना है। ठीक है, ये आपके पास मैकेनिज्म्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां से आपका रिस्क कितना है। हाँ, इसके अराउंड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, इतना सिंपल नहीं है क्योंकि रेगुलेटरी इश्यूज हैं, कैपिटल फ्लाइट के इश्यूज हैं, बट मैं उसको 1 मिनट के लिए साइड कर देता हूँ कि समझने के लिए सिर्फ एक फ्रेमवर्क में कि हो सकता है उसके ऊपर फिर रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इंडिया का पैसा इंडिया के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें, तो वो एक सेकेंडरी बात है। बट एक एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे पॉइंट ये है कि एजेंट्स आपके पास लेके आ रहे हैं ऑप्शंस, जो कि आज की तारीख में एग्रीगेटर्स बने, बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं, बट वहां पे भी पीछे क्या होता है? पीछे इंडिविजुअल होता है। एग्रीगेटर की साइड पे वही प्लेटफॉर्म लिस्ट हो सकता है जो कि उस एग्रीगेटर के साथ पार्टनरशिप कर पाता है। हो सकता है कल को कोई और अच्छा बंदा है जिसके पास बहुत अच्छी जनरेट करने का ऑप्शन है, लेकिन वो क्योंकि वो उस एग्रीगेटर के पास नहीं पहुंच रहा तो वो नहीं पहुंच पाता। आज की तारीख में एग्रीगेटर डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या दिख रहा है। आज के टाइम में अमेजॉन या फ्लिपकार्ट डिसाइड कर रहा है ना कि आपको क्या प्रोडक्ट खरीद सकते हो आप। हो सकता है कोई और अच्छा D2C ब्रांड मार्केट में चल रहा है लेकिन आपको उसकी विजिबिलिटी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि अमेजॉन ने उसको ऐसी टर्म्स दे दी कि वो लिस्ट नहीं हो सकता। सेम थिंग इज हैपनिंग विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, राइट? तो एआई एजेंट्स का यहाँ पे रोल यही है कि उस सबसे कंट्रोल होने की बजाय दीज एजेंट्स विल बिकम योर वेल्थ मैनेजर्स विच विल बी इंटीग्रेटेड इनटू दिस न्यू बैंकिंग इंफ्रा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे के ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी ज्योग्राफीज में कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फॉर फ्लरिंग दिस होल थिंग। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है आकिब भाई कि बैंकिंग सेक्टर कभी भी जो डीफाई है या डीफाई के जो प्रोटोकॉल्स है, खासकर जो यील्ड बेयरिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं, अभी ना इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है बैंक्स में। मतलब अभी बैंक्स आपको डराएगी कि भाई हमारे इंफ्रा को छोड़ के आप ये जो यील्ड के लिए इधर उधर जा रहे हो ना, ये गलत है, ये बहुत रिस्की है और वहाँ पे ये होता है, हैक होता है। यहाँ पे आपको मान लिया कि 5-6% मिल रहा है बट सेफ मिल रहा है। एंड प्रॉब्ली अभी बैंक्स उस एक्सेप्टेंस मोड में तो है ही नहीं कि वो एक्सेप्ट कर लें कि बाहर Web3 के अंदर इतना बड़ा यील्ड कैसे मिल रहा है। मतलब वो उनके लिए अभी भी वो स्कैम है और पॉन्जी है, एंड मुझे अभी वो टाइम लग नहीं रहा। प्रॉब्ली ये टाइम, क्योंकि ह्यूमंस के साथ क्या है कि वो एक टाइम तक आपकी सुनते हैं, उसके बाद वो खुद निकल जाते हैं इवैल्यूएट करने की यार ये कुछ तो चक्कर है। वहाँ पे जब मार्केट के अंदर एक आवाज़ आएगी कि यार ये जो पैरेलल जो ये इंफ्रा बन रहा है वहाँ पे ये एप्स है, ठीक है उनका UI UX एक्सपीरियंस खराब है, लेकिन यार दे आर बीटिंग दी रिजल्ट्स फॉर द पास्ट से 3 years 4 years। जैसे आज माइक्रो स्ट्रैटेजी को देख के काफ़ी सारी कंपनीज की नींदें उड़ चुकी हैं कि यार
यार ये मॉडल तो वर्क कर रहा है, मतलब मेटा प्लैनेट ने बोला मैं भी करूंगा, अब कोई और बोल रहा है मैं भी करूंगा। अब कितनी कंपनीज हैं जो कह रही कि यार मैं तो ये सेम प्लेबुक को प्ले करने वाला हूं। सिमिलरली बैंक्स को देखेंगे कि यार जनता जा रही है, प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज आपने बैंकिंग एप्लीकेशन खोली, उसी एप्लीकेशन में आपको प्रॉबेबली फ्यूचर में दिख सकता है कि अलग अलग वेब3 के प्रोटोकॉल्स, चाहे वो कंपाउंड है, आवे है, क्लिक करो एंड उसका जो अमेलगमेशन है ट्रेडफाई और डीफाई एक ही ऐप के, सुपर ऐप के अंदर That's what I'm saying. That's exactly what I'm saying. दिखेगा। That's exactly what I'm ऐसा हो saying. सकता है। That's exactly what I'm saying. यही मैं बोल रहा हूँ। और ये इनेबल होगा एक ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, हाँ, जहाँ पे कि हर बैंक को जाके नहीं माथा मारना कि ये कौन सा बैंक है, ये क्या है। उसमें देयर विल बी रेगुलेटेड मैकेनिज्म्स। आप मुझे एक बात बताओ, अगर बैंक्स को इतना ही टेंशन होता है डीफाई से और वेब3 से, तो सारी कंट्रीज सीबीडीसीज क्यों लॉन्च कर रही होती? मैं सीबीडीसीज के बारे में 2018 से बोल रहा हूँ। आपको याद होगा ब्लॉकचेन इंडिया के कई सारे इवेंट्स पे मैंने बहुत बार सीबीडीसी के बारे में बात करी है कि भाई सीबीडीसीज एंड स्टेबल कॉइंस आर गोइंग टू बी द फ्यूचर। वो कहीं नहीं जा रहे। और सीबीडीसीज आप देखो, यूरो का आ गया, न्यूजीलैंड का आ गया, कैनेडियन इज टेकिंग आउट देयर ओन सीबीडीसीज, यूएई का आ रहा है एईडीटी करके। ये क्यों? क्योंकि सबको ये दिख रहा है कि यार जो ये फ्लैट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, दिस विल बिकम लाइक अ हाईवे। उस पर सबको अपनी बस चलानी है। आज क्या है, वहां पे प्राइवेट बस चल रही है विच इज यूएसडीटी। कल को उस रोड पे रोडवेज चलेगी विच इज सीबीडीसी, विच इज गवर्नमेंट ओन्ड, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा कि करेंसीज विल चेंज, द मैकेनिज्म ऑफ ओनिंग दैट करेंसी। सो देयर आर टू पार्ट्स टू इट। वन इज वैल्यू ऑफ करेंसी, टू इज द ओनरशिप ऑफ द करेंसी। वैल्यू पे 1 मिनट बाद आते हैं, राइट? लेकिन ओनरशिप एंड मूवमेंट ऑफ करेंसीज वो आपको सीबीडीसीज इनेबल करके देते हैं, राइट? लेकिन उसके अराउंड और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने एक अभी पीछे बात किया था कहीं पे कि सीबीडीसीज को अगर एक सही तरीके से ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस में आना है, तो इट विल हैव टू बी एन ओपन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कि कोई भी आके उसके ऊपर एप्लीकेशंस बिल्ड कर सके। उसके जो आपको रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, आप नेटिव टेक्नोलॉजी लेवल पे बिल्ड करो ना उसके, रादर देन गवर्नेंस लेवल पे, कि मतलब ह्यूमन गवर्नेंस पॉलिसीज की बजाय आप वो पॉलिसीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डालो, राइट? तो उस तरीके से आएगा। लेकिन जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि ये एग्रीगेशन ऑफ सारी सर्विसेज एंड ऑल दैट इज व्हाट व्हेन आई से कि नाउ फाइनेंशियल सिस्टम इज ग्रेजुअली गेटिंग फ्लैट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे हम बैंकिंग से हटके और मूव करने की बात करते हैं, आप एक चीज़ देखिए, आज की तारीख में जितनी भी अनस्टेबल करेंसीज हैं, अनस्टेबल नेशन स्टेट्स हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादातर अपनी करेंसी की बजाय यूएस डॉलर्स होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। आप लैटम के अंदर, लैटिन अमेरिका में कितनी भी कंट्रीज का एग्जांपल ले लो, सब में आज की तारीख में सबसे बिगेस्ट अडॉप्शन यूएसडीसी की सिर्फ इसी वजह से है। देयर आर मल्टी-मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स। येलो लाइम करके एक और प्रोजेक्ट है जो आज की तारीख में सिंपल आपको अलाउ करते हैं कि भाई आप अपनी अर्जेंटीनियन करेंसी के अंदर कोई यूएस डॉलर में कन्वर्ट करो, उस पर यील्ड जनरेट करो ना। सो दैट रिवॉल्यूशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं दिखती, लेकिन जब तक हमारे आस इर्द गिर्द नहीं होती, बट वो होने लगी हैं। तो वो मैकेनिज्म आज की तारीख में आप ये देखिए कि धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। और उसके ऊपर हाँ, क्योंकि ये इसमें पॉलिसीज इन्वॉल्व होती हैं, रेगुलेटरी इन्वॉल्व होता है, तो उस लेवल पे उसका स्केल निकल के आना इज़ अ प्रॉब्लम। बट आज की तारीख में ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री हम $2.5-3 ट्रिलियन पे बैठे हैं। तो मैं बोलूँगा अभी भी ब्लॉकचेन एंड इंडस्ट्री इज स्टिल एट एन MVP स्टेज। Because if you compare it with the size of global financial markets and the overall size of the crypto industry, crypto market, it is at an MVP stage. But now the fundamentals are getting created, the pillars are getting created. Like एक CZ बोलता था ना, slowly and suddenly. So that's what's happening. Now the biggest catalyst of this adoption will be played by BlackRock. जितना बुलिश आज की तारीख में लैरी फिंग है, nobody is there. आप आज की तारीख में देखो, हर एक हफ्ते में एक नया स्टेबल कॉइन आ रहा होता है बाय T-bill. क्यों? क्योंकि T-bill की डिस्ट्रीब्यूशन को समझ में आ रहा है ना यार, कि मतलब वहाँ पे वो रिटर्न्स और वो पर्टिकुलर चीज़ें आपको वैल्यू देगी, उसके ऊपर आपको यील्ड भी जनरेट होके आ रही है। अब एक तीसरा एग्जांपल इसका मैं आपको देता हूँ। आज की तारीख में हमारा लैंडिंग और अर्निंग रेट्स का इतना ज़्यादा पैरिटी डिफरेंस है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में ले लो, आपको टर्म डिपॉजिट्स पे विच इज सिमिलर टू FD, अगर मैं आम भाषा के हिसाब से बात करूं, तो उसमें ऑन एन एवरेज 3.5% के आसपास मैक्सिमम मिल रहा होता है। आप चाहे पाउंड पे ले लो, US डॉलर पे ले लो, यूरो पे ले लो, ठीक है।
इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, इट्स वेरी फेवरेट टू मी, तो मैं इसलिए वो एग्जांपल कोट करूंगा। आपको अगर आज की तारीख में एक बिजनेस लोन लेना है या इनवॉइस फाइनेंस कराना है, इनवॉइस फाइनेंस क्या होता है बेसिकली कि मैंने आपको कोई सर्विस बेची, मैंने आपको 100 रुपए का माल बेचा, आपकी मेरी टर्म है कि आप मुझे 90 दिन में पैसा दोगे, बट मैं छोटा व्यापारी हूँ, मुझे पैसा आज चाहिए, मुझे तो सैलरी कल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनवॉइस फाइनेंसर्स बीच में आते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा करो, मुझे 8% दे दो, मैं तुम्हें 92 रुपये अब दे देता हूँ, बाकी 100 रुपये मैं काशी भाई से ले लूँगा, तो ये 8% में निकाल लूँगा। अब ये लेकिन 92 रुपये लाएगा कहाँ से? कितना भी लेके आए, कितना भी बड़ा साहूकार हो, कहीं से तो लाएगा। तो जब ये आपका फाइनेंशियल सिस्टम फ्लैट बन जाएगा, आपका ये यूरो और यूएस डॉलर इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे जो वो मिल रही है, अब ये समझो ये ट्रांजैक्शन 3 महीने में मूव हो रही है, तो अगर यहाँ से 4% बन रहा है तो मैं यहाँ पे 12% का रिटर्न दे पा रहा हूँ, राइट। और इसको भी अगर मैं कम कर देता हूँ तो इस बंदे को 8% पे मिल रहा है, आप ये समझो। अगर ये 5% पे आ जाता है और इधर से जो ये 5% बन रहा है, इस 5% में से मैं कहता हूँ 3% भी देता है, तो यहाँ यूरो पे 9% आने लगता है। सो इवेंचुअली इट बिकम्स अ विन विन फॉर एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट अ फ्लैट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर विल ब्रिंग। जितनी भी पूरी दुनिया में जो यील्ड्स है, बेसिकली जो अर्निंग्स है, दैट विल बी लाइक फ्लैट एंड इक्वल एवरीवेयर। एब्सोल्युटली। उसका एक और रीजन भी मुझे समझ में आता है, मतलब ये कितना खूबसूरत एग्जांपल है कि आज इफ अ कंपाउंड पे अगर कोई जा रहा है या आवे पे जा रहा है, या सपोज किसी प्रोटोकॉल का सिर्फ टोकन ही लेके बैठा हुआ है, जैसे इथेरियम लेके बैठा है या कोई बिटकॉइन लेके बैठा है, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जो अगर कहीं कोई क्यूबा में लेके अगर कोई बैठा है या कोई नाइजीरिया में लेके बैठा है और कोई इंडिया में लेके बैठा है, वो अगर वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का टोकन लेके बैठा है तो उसकी वैल्यू हर जगह सेम है। एग्जैक्टली। अब ऐसा नहीं है कि कर्व के ऊपर कोई गया और एक एक्स अमाउंट ऑफ यील्ड मिल रहा है या रिटर्न मिल रहा है, तो रिटर्न जी नाइजीरिया में कर्व वाले अलग दे रहे हैं और जी मिडिल ईस्ट में रिटर्न अलग है। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी इज कि पहली बार व्हाट डिसरप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सोचिए, एक बैंकिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग में आप जब किसी पर्टिकुलर देश में हैं और उस पर्टिकुलर देश में सपोज करिए कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत करप्ट हो जाए, या वहाँ की गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी बहुत लो है, सपोज मैनेज नहीं कर सकते, और कई ऐसे देश देखे जहाँ अगर गलत प्रेसिडेंट आ गया या गलत प्राइम मिनिस्टर आ गया तो हमने देखा कि गलत पॉलिटिकल रिजीम आ गई तो वो संभाल नहीं पाए और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल कर गया, तहस नहस हो गया। बहुत से ऐसे देश हैं जो पहले समृद्ध थे और फिर उसके बाद तहस नहस हो गए। उसमें जनता का क्या कसूर था? जनता का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने जिस पॉलिटिकल रिजीम को इलेक्ट करके लाए वो परफॉर्म नहीं कर पाई। करेक्ट। पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है कि एक प्रोटोकॉल लोगों ने मिलकर दुनिया में बनाया, उस प्रोटोकॉल में लोगों ने इंटरैक्ट किया, पूरी दुनिया ने अपने 8 बिलियन पीपल ने अगर इस प्लैनेट पे है, उन्होंने अपने मोबाइल फोन पे वॉलेट से उस प्रोटोकॉल में एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। आज एंट्री ली, कल एग्जिट कर रहे हैं। जैसे एक बैंक की ऐप आप खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, तो ऐसे आप प्रोटोकॉल के साथ आप एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, मतलब ऐप्स को यूज कर रहे हो। लेकिन जो रिटर्न्स हैं उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है और किसी भी तरीके की मिसअलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि एक बारी जो चीज बन गई वो बन गई और उसको दुनिया जो है वो मिलके चला रही है। एब्सोल्युटली। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, सेंसरशिप रेजिस्टेंट एक प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं और फ्री फ्रॉम मिसमैनेजमेंट, फ्री फ्रॉम कि कोई गलत पॉलिटिकल रिजीम आ गई या कुछ ऐसा हो गया जो मिसमैनेजमेंट की वजह से वो, तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी काम होने जा रहा है। अब इसी में आपका क्या टेक है कि क्या ये फ्लैट इक्वल दुनिया फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम देखने जा रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली। जो आपने भी एग्जांपल दिया है, ये पहली नींव है उस चीज, पहली नींव है। आज कंपाउंडर आवे ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि जी आप नाइजीरिया से आए हो तो आपके लिए यूएसडीटी का लोन 12% पे है, आप यूके से आए हो तो आपको 3% पे है। नो, जो एज पर द फाइनेंशियल इक्वेशन जो रूल के हिसाब से रेट चल रहा है आपको वो मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहीं से भी आए। ये पहला नींव है ग्लोबल फाइनेंशियल इक्वालिटी का। आप एक चीज याद करो, नंदन नीलेकानी सर ने इन्फोसिस वाले ईयर 2000-2001 में एक बुक लिखी थी, वर्ल्ड इज फ्लैट।
एक बात बोली थी, राइट? उन्होंने ये बात मतलब मेंशन करी थी। तो वो वर्ल्ड इज़ फ्लैट हुआ इंटरनेट के लेवल पे, इंफॉर्मेशन के लेवल पे, बट उसका जो इम्पैक्ट फाइनेंशियल सिस्टम पे था वो भी आना बाकी है। तो आज की तारीख में हम ड्रॉप शिपिंग के मैकेनिज्म से कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं। सो दैट इज वर्ल्ड इज फ्लैट। लेकिन फाइनेंशियली अभी भी चीज़ें वो हैं, सेग्रीगेटेड हैं, जोग्राफिकली लिमिटेड हैं। उसके रीजंस हैं, बट मेरा पॉइंट है कि इसीलिए मैंने उस बात को लेके 25 साल का होराइजन दिया, जो कि हम बात करते हैं कि एक्चुअल ट्रू नेटवर्क स्टेट जिसकी हम बात करके चलते हैं, तो उस फॉर्म पे आने में टाइम लगेगा कि नेशन लेवल पे जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपने जो नेशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको एडिट करना, उनके अराउंड पॉलिसीज़ को चेंज करना, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन वो शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है कि वो कल होगा। स्टेप बाय स्टेप, क्षणे क्षणे, स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी वो चीज़ चेंज होती जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ वहाँ पहुँच गए। सो दैट्स द पॉइंट। एआई पे बात करते हैं अंकित भाई कि हम ये देख रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जो एआई डिसरप्ट नहीं करेगा, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज वैनिश भी हो जाएंगी या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। और अगर एआई जो ऑप्टिमस जो हमने इलॉन मस्क ने एक बहुत प्रिमिटिव एक उसने करके दिखाया दुनिया को कि एआई जो ड्रिवन जो रोबोट्स होंगे, रोबोटिक्स और एआई का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि अगर वो घर में आपके फ्रेंड्स को ड्रिंक सर्व कर सकता है, वो आपके मेड का काम कर सकता है, वो आपके बच्चों के साथ अगर गेम खेल सकता है, तो यार वो बैंकिंग क्यों नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे? वो आपके लिए बेस्ट यील्ड क्यों नहीं ढूंढ के ला सकता, बेस्ट रेट्स या बेस्ट रिटर्न्स, या अभी मुझे यूएसडीटी में रहना चाहिए या मुझे बीटीसी में रहना चाहिए? पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए वो मेरे को ये बता सकता है कि इज दिस द टाइम टू एंटर द मार्केट और इज दिस द टाइम टू एग्जिट द मार्केट्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकता है। व्हाट डू यू सी कि हाउ एआई इज रियली गोइंग टू change our life first of all, right? And not just banking, and also how AI is really going to change this huge sector which employs millions and millions of people all over the globe. तो अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है तो क्या उसे डरने की ज़रूरत है? क्या उसे नौकरी ढूंढनी चाहिए जो इस टाइम बैंकिंग सेक्टर में? ट्रस्ट मी, ये किसी को डराने के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी बैंकिंग में अगर कोई सुन रहा है तो क्या उसे घबराना चाहिए कि यार मेरे सारे काम तो कल को कोई एक एआई के थ्रू हो सकते हैं, तो मेरी क्या रोल रहेगा? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो आंसर इज येस एंड नो। व्हाट आई मीन इज घबराना चाहिए, लेकिन इस चीज से नहीं कि नौकरी चली जाएगी, इस चीज से कि नौकरी बदल जाएगी। बॉटम लाइन इज कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो डेफिनेटली नौकरी चली जाएगी, लेकिन अगर आपने आपको अपग्रेड करोगे तो फिर इतनी नौकरी अवेलेबल होने वाली हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। व्हाट डज दैट मीन? कि ये जो एआई की हम बातें कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, ये अपने आप नहीं बन जाएगा। एआई खुद को एआई बनाएगा, बट वो एजीआई अभी काफ़ी दूर है। लेकिन जिस स्पीड से एआई का एडॉप्शन हो रहा है, द डिमांड फॉर फंक्शनल इंजीनियर्स फॉर एआई इज गोइंग टू बी इनॉर्मस, राइट? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब पिछले 40 साल में, 50 साल की बात करते हैं, जैसे जैसे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ऑटोमेशन होना शुरू हुआ, तो जो इंडस्ट्री के अंदर लोग थे उनको आईटी सेक्टर में नई जॉब मिलनी शुरू हो गई। जैसे अब एक कोडर तो बैठ के ईआरपी या सीआरएम सिस्टम नहीं बनाएगा ना, उसमें बनना क्या है वो तो वही बंदा बताएगा ना जिसने परचेज ऑर्डर क्रिएट करा है फैक्ट्री में बैठ के। तो उस बंदे ने वहां पे आना शुरू कर दिया। क्या हुआ? उसकी जॉब बदल गई। जहां पहले 10 परचेज मैनेजर लगते थे, अब 5 लगने लगे क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन वो 5 कहाँ चले गए? या तो बेरोजगार हो गए क्योंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं करा अपने आप को, जिसने अपग्रेड कर लिया वो टेक्नोलॉजी साइड में आ गया। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, नॉट जस्ट बैंकिंग, एवरी सिंगल सेक्टर। जैसे जैसे आपके पास ये मैकेनिज्म्स आते जाएंगे, उस एआई के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए, उस फ्रेमवर्क को इनेबल करने के लिए यू विल नीड पीपल, नंबर 1। सेकंड, एजुकेशन। जिस स्पीड आज की तारीख में सबको पता है चैट जीपीटी है, बट कितने लोग एक्चुअली चैट जीपीटी की रियल पावर को यूज़ कर पाते हैं? इवन शायद मैं भी 6 महीने पहले ही करने पाया, मेरी बेटी ने मुझसे पहले सीख लिया।
शी taught me कि dad this is how you should structure the prompt. So the way things are changing, and yes, in the history AI has shown the power of adoption and the fastest adoption. आप ये देखो 1.5 साल हुआ है, एक्चुअली AI एग्जिस्ट इतने साल से करता था, बट ओपन AI और चैट जीपीटी ने जिस तरीके से सारा कुछ चेंज करा 1.5 साल में, अडॉप्शन का एक डिफरेंट लेवल ऑफ ग्राफ है जो पीछे किसी टेक्नोलॉजी का नहीं रहा. लेकिन दिस प्रूव्स कि जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ग्राफ की बात करते थे, इवन जेफ बेजोस ने भी एक बार बात की थी जब ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा था, कि हमें पुरानी टेक्नोलॉजीज का जो कंसिक्यूटिव एडॉप्शन ग्राफ है वो कम होता जा रहा है ईयर बाय ईयर. एक टेक्नोलॉजी को आने में 7 साल लगे, फिर 5 साल, 3 साल, और अभी आप देखो AI का मेजॉरिटी एडॉप्शन आने लग पड़ा है. नाउ तो मास स्केल एडॉप्शन की बात है. आज मतलब मैं कहता हूँ जो भी बंदा टेक से रिलेटेड है, टेक रिलेटेड उस पर काम करता है, वो कहीं ना कुछ चैट जीपीटी के साथ जरूर करता है. दूसरी बात, आप बात कर रहे हो एम्प्लॉयज़ की, मैं बात कर रहा हूँ इवन टेक प्रोडक्ट्स को इवॉल्व होना पड़ेगा. आप एक ट्रेंड सर्च करिएगा कि गूगल ट्रेंड सर्चेस, राइट, लोग धीरे धीरे गूगल पे जाके सर्च करने की बजाय परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी पे सर्च करने लग पड़े हैं. तो अगर गूगल ने अपने आप को इवॉल्व नहीं करा तो गूगल विल ऑल्सो बिकम अ थिंग ऑफ एंशिएंट एज अ सर्च इंजन, नॉट एज अ कंपनी, राइट. सो the way things are moving, everyone will have to evolve to the new world order, which is with AI. तो आपको अपने प्रोसेसेस को चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए यू विल हैव टू लर्न. तो घबराने की बात नहीं है, बट घबराने की बात इतनी है कि सीख लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी. राइट. अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी होती है वो सही हाथों में हो तो अच्छा ही होता है ह्यूमैनिटी के लिए, वो अच्छा सोचते हैं, राइट. और हमने देखा है कि कोई भी वेपन बनाने के पीछे पास्ट में इंटेंट ये नहीं थी कि लोगों को मारना है, राइट. इंटेंट यही थी कि बुरे लोगों को गलत काम करने से रोकने के लिए थ्रेट बनाना है. लेकिन आज उन वेपन्स का गलत इस्तेमाल भी होता है गलत हाथों में जब वो जाता है. AI को मैं कैसे देख रहा हूँ, और मुझे आप करेक्ट करिएगा, और शायद मैं थोड़ा कुछ नेगेटिव भी सोचने लग गया हूँ AI को लेके. पता नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बहुत होपफुल है. होप है, लेकिन मुझे क्योंकि ह्यूमैनिटी का ना एक थोड़ा डार्क साइड से डर ये लगता है कि जो गलत हाथों में जब कोई टेक जाती है तो डेफिनेटली उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और उसका बैंकिंग पे भी होगा. उदाहरण के तौर पे जब हम ये कह रहे हैं कि एक AI एजेंट आपके लिए बेस्ट यील्ड और बेस्ट रिटर्न्स और बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये सब ढूंढने में मदद करेगा. एक गलत हाथों में AI ऐसे भी हो सकता है कि अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स आएंगे DeFi के, क्या सारे बग फ्री होंगे, क्या सारे वेल ऑडिटेड होंगे, क्या सारे रिस्क फ्री होंगे. इमेजिन करिए AI एजेंट इस काम पे लग जाए और उसको नॉर्थ कोरिया स्पॉन्सर्ड एक ऐसा AI एजेंट बना दे कि जाओ, ये $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हो गया है इस इंडस्ट्री का, ऐसे सारे DeFi प्रोटोकॉल्स को स्कैन करो जहाँ पे 10 बिलियन, 20 बिलियन या 50 बिलियन जो है वो TVL हो गया है, उनकी वल्नरेबिलिटीज को देखो, हैक करो. आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क बनेगा कि लोग DeFi की तरफ जाएंगे लेकिन पैसा भी खोएंगे AI एजेंट्स के जो गलत हाथों में जाने के बाद? तो AI का थ्रेट, अगर फायदे हैं तो थ्रेट भी होंगे फाइनेंशियल सेक्टर में. सर ओके, सो मैं इसको आंसर करता हूँ. सो पहली बात तो जो थ्रेट की हम बात कर रहे हैं वो थ्रेट खाली फिर DeFi से रिलेटेड नहीं है, वो थ्रेट तो नॉर्मल बैंक अकाउंट्स के साथ भी हैं. आज की तारीख में क्या हमारे बैंक अकाउंट्स हैक नहीं होते? तो वो चीज़ की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है. सो बेसिकली फाइनेंशियल अटैक्स by AI is a different thing than financial attacks on AI on just DeFi. So वो एक part है, but financial attacks using AI is a much bigger issue. मैं आपको एक recent example देता हूँ. $23 million का scam AI को use करके हुआ था अभी पिछले 3 महीने पहले हांगकांग के अंदर, और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से. एक AI वो बना मॉडल जिसने CFO को मिमिक किया और उसने एक कॉल ओरिजिनेट करी, CFO का ईमेल हैक करके अपने अकाउंटेंट्स को बुलाया और
वीडियो कॉल पे उसका वीडियो, जैसे आज की तारीख में हम जाते हैं ना जूम कॉल के ऊपर कि मेरा एजेंट बात करेगा, आपने पढ़ा होगा अभी ज़्यादातर लोग एग्जांपल देने लगे हैं। हेजन करके एक प्रोडक्ट है जो आज की तारीख में अलाउ करता है किसी को भी अपना एजेंट बनाने का। उसको गूगल मीट से कर दिया कि भाई मैं हर मीटिंग में नहीं बैठूंगा, मेरा एजेंट बात करेगा, वो मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, बट इसका डार्क साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एआई का रिस्क है ये सिर्फ डीफाई से रिलेटेड नहीं, ये बड़ा रिस्क है। तो क्या हुआ कि ये जो था जिसने सीएफओ का वो बना मॉडल, उसने जाके जूम कॉल ओरिजिनेट करी, अकाउंटेंट को बोला और उसने $23 मिलियन की एक पेमेंट ऑथराइज करी टू अननोन बैंक अकाउंट। अच्छा। एंड दैट वाज ऑल डन वाया एआई, और सीएफओ को पता भी नहीं था, वो बीमार बेचारा हॉस्पिटल में था। ओह, दिस इज व्हाट इज आई एम टॉकिंग। सो जो आपका रिस्क है, आपको जो फियर है वो सच है, लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी है एक्सीडेंट तो सड़क पे घर से निकलते हो सकता है कि घर से निकलना बंद कर दें। यार वो मैं मानता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, जब डिजिटल बैंकिंग आई थी, ठीक है कि एक कॉमन आदमी यार, उसका पेंशन का पैसा वो 50 साल में डीफाई प्रोटोकॉल को हैक होते, उसके लिए तो आप सोचो, उसके लिए तो दुनिया खत्म हो गई। कोई 60 साल की उम्र में गया, डीफाई प्रोटोकॉल पे पेंशन का फंड था और वो हैक हो गया, उसकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। सर अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं कि उसने एक बैंक में एफडी कराई थी, बैंक बैंकरप्ट हो गया। हाँ लिख दी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इश्यूज आर नॉट द ओनली इश्यूज, राइट? हाँ, तो मेरा पॉइंट है कि रिस्क तो है ही लाइफ में, मतलब लाइफ इज पार्ट ऑफ रिस्क, इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें फिक्स नहीं होंगी। धीरे धीरे चीजें चेंज हो भी रही हैं और आगे आगे चेंज होंगी भी। आप एक चीज समझो, कैसे लाए? हाँ, ट्रस्ट कैसे आएगा डीफाई में? ट्रस्ट आएगा जब आपका साथ मतलब, में रेगुलेटरी। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपकी बिल्कुल बात से मैं ये नहीं कह रहा कि डीफाई में इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होगी, डीफाई बेस्ड इंश्योरेंस भी होगा। देखो, लेकिन इंश्योरेंस तो आज भी एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली। बट क्या एवरी सिंगल मनी दैट इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट इज इंश्योर्ड? नो। हाउ कैन यू इंश्योर मनी डिबेसमेंट? ठीक है, मतलब इट इज वन ऑफ दोस थिंग। आज मनी डिबेसमेंट की इंश्योरेंस नहीं है। करेक्ट। कि आज मेरी सरकार अगर मनी पैसे को प्रिंट करती है और उससे मेरे पैसे की वैल्यू डाउन होती है, इसकी इंश्योरेंस नहीं है। करेक्ट। और कोई करेगा ही नहीं। वो करेगा कैसे? करने ही नहीं देंगे उसको। ठीक है, हाँ, फूड फॉर थॉट। करेक्ट। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि यार मेरी अगर वल्नरेबिलिटीज ट्रेडफाई में भी है, मेरी वल्नरेबिलिटीज टीफाई में भी है, और ये बढ़नी है, कम नहीं होनी है। ट्रेडफाई में भी बढ़नी है, कम नहीं होनी है। बिल्कुल। तो कैसे बचेगा यार यूजर? कैसे उसको सेफगार्ड कैसे होगा? उसका तरीका ये है कि वही मैंने बोला कि हम जब बात करते हैं ना, हम चीज की बात करते हैं कि लॉट ऑफ टाइम, एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ। लॉट ऑफ टाइम्स हम गवर्नमेंट को, रेगुलेटरी बॉडीज को नेगेटिवली भी देखते हैं। एक कॉमन में और लेकिन मेजॉरिटी जनता उसके ऊपर आज भी रिलाई करती है। आज भी जब भी कोई, सबको पता होता है कि इंडिया में अपने यहाँ कोर्ट केस 8 साल चाहिए, 3 साल चलेगा, बट फिर भी बोलती है आई विल सी यू इन कोर्ट, राइट? तो एक वो ट्रस्ट वहां पे फैक्टर है, भले ही वो मन में रिस्क है, राइट? तो मेरा पॉइंट ये, जो मैंने आपको ग्लोबल फ्लैट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर मैंने साथ में ये भी बोला देयर विल बी लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लेइंग ऑन दैट, हु विल बी हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि भाई मैं कंपाउंड को सब्सक्राइब कर रहा हूँ अपने साथ में, या मैं आवे को सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मेरे को ये पर्टिकुलर चीज वैलिडेटेड लग रही है। आप जाके मैनुअली करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं यील्ड डिफरेंशिएटेड तरीके से लेके आ रहा हूँ, विजिबल तरीके से लेके आ रहा हूँ। द वैल्यू इज कि जो ये टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, उसमें वैल्यू मूवमेंट इज बिकमिंग ट्रांसपेरेंट एंड अपॉर्चुनिस्टिक, राइट? लेकिन अब उसमें आप किसके ऊपर जा रहे हो, तो उसके अपने पैरामीटर से इन्वेस्ट करने का। अब ऐसे तो आप, अगर शेयर मार्केट की भी बात करें, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, जरूरी नहीं हर शेयर आपको वो तो सारा रेगुलेटेड है, सब कुछ है उसमें, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, शेयर्स में भी इश्यूज होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका ट्रस्ट आएगा ना, वो ट्रस्ट धीरे धीरे आएगा चीज़ों को लेके। आज की तारीख में हर कोई, लोगों के पास $multi-million के एसेट्स हैं जो मल्टी सिग पे रखते हैं, तो ट्रस्ट धीरे धीरे आ रहा है ना निकल के। तो वो पर्टिकुलर चीज जैसे जैसे ज्यादा लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे, यूज करते जाएंगे, वो निकल के आता जाएगा। आप एक चीज समझो, 2016 से पहले मेरे डैड ने कभी ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन नहीं किया था, अपना ऑनलाइन अकाउंट नहीं बनाया था, यार बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं। आज शायद मुझसे ज्यादा बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वो करते हैं। तो मेरा पॉइंट है कि हर टेक्नोलॉजी के साथ में एक प्रोग्रेशन पीरियड होता है, उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होने में एक कोई ना कोई कैटलिस्ट होता है, और धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं। स्कैम्स आज भी हो रहे हैं,
यूपीआई के साथ भी होते हैं और P2P में भी होते हैं, वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहे, वो इनफैक्ट बढ़ ही रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उसके अराउंड एआई ही एक रोल भी प्ले करेगा इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। आप एक चीज़ ऐसी भी समझो ना कि अगर एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज एआई बेस्ड इंडेक्सर बन गया जो कि रेटिंग कर रहा है रादर देन इंडिविजुअल रेटिंग एजेंसी, जो कि कोड की क्वालिटी को देख के रिस्क प्रोपोजिशन की वो कर रहा है, विल दैट नॉट बी समथिंग पीपल विल ट्रस्ट? राइट, फूड फॉर थॉट अगेन। तो मेरा पॉइंट है कि देयर इज अ पाथ, नथिंग इज रोजी, राइट, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। Now coming back to one another function of banking, which is payments. And पूरी दुनिया में देखा ये जाता है कि जो हमने अभी एक रिपोर्ट आई है कि 49% अभी भी US डॉलर का डोमिनेंस है ग्लोबल जो स्विफ्ट पेमेंट्स है। यूरो का डाउन हुआ है, यूरो का सब्सटैंशियल कम हुआ है, 31% से देर क्लोज टू 23% के करीब आसपास उनका डोमिनेंस डाउन हुआ है। चाइनीज़ जो युआन है उसका बढ़ा है, मीगर बढ़ा है। अभी भी अगर हम देखें तो US डॉलर का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है। अच्छा, एक अजीबोगरीब बात यह है, अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो 120 बिलियन US डॉलर जो है के आसपास इंडियंस बाहर मेहनत करते हैं, US में, मिडिल ईस्ट में, UAE में और सब जगह पे, और अपना पैसा भारत वर्ष में भेजते हैं। सोचिए उसका एवरेज 6-7% जो है वो वीज़ा, मास्टर, वेस्टर्न यूनियन, मतलब अमेरिका सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है। एक आदमी बाहर कमा के अपनी बूढ़ी माँ को, या कोई उसके घर में बीमार है, या नॉर्मली उसके परिवार को, बीवी बच्चों को पैसे भेज रहा है, और 6% का जो कट है जी अमेरिकन कंपनीज को चाहिए। आपको लगता है ये जायज़ है कि एक 2 लोगों की ज़रूरत और आदमी मेहनत करके जो भी पैसा भेज रहा है उसका एवरेज 5-6% बाहर कंपनी ले जाती है? पेमेंट्स एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मुझे लगता है सबसे पहले डिसरप्ट होना चाहिए और हो भी रहा है। करेक्ट। व्हाट इज द फ्यूचर? आपको क्या लगता है, ये वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी, या ये डीफाई को एम्ब्रेस कर लेंगी, या ये USDT के रेल्स पे चलेंगी, या लाइटनिंग नेटवर्क के रेल्स पे चलेंगी, और ये वक्त रहते ही इन्होंने करना शुरू कर दिया? बिकॉज BTC, USDT, आप किसी भी नेटवर्क को पकड़ लो, दे हैव ऑलरेडी बीटन वीजा एंड मास्टर कार्ड इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, नॉट मे बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, बट इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दे हैव ऑलरेडी बीटन। व्हाट इज योर टेक? क्या होने वाला है पेमेंट सेक्टर में? सो पहले तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक एस्टैब्लिश करता हूँ चीज़ों को लेके। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड को हम कल्प्रिट मानते हैं, बट मेरे जितना मैंने पिछले 6 महीने में पेमेंट सेक्टर में रिसर्च करना स्टार्ट किया बिफोर स्टार्टिंग ऑर्बिटेक्स, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा शरीफ लोग इस वक्त सारे पेमेंट सेक्टर में वीज़ा मास्टर कार्ड हैं। सबसे बड़ा खतरनाक आइटम स्विफ्ट है। अच्छा, जो स्विफ्ट पेमेंट्स करते हैं, जिस आप जो एग्जांपल दे रहे हो कि वो कॉस्ट लगती है, वो वीज़ा मास्टर कार्ड पे सबसे कम चार्ज लगता है, पता है आपको? जितनी भी आप जब कार्ड स्वाइप करते हो, पहले मैं उस पर बात करता हूँ, राइट? किसी आप मर्चेंट पे गए, आपने क्रेडिट कार्ड निकाला, आपने मर्चेंट पे ठाक से स्वाइप कर दिया, उस मर्चेंट ने क्या करा, वो 2% कटेगा उसका, 2 से 3%। अगर वो नॉन यूरोपियन रीजन में या नॉन US रीजन में, वो 3% कहाँ जाएगा? वो जाएगा कार्ड इशूअर के पास, वो कुछ पोर्शन जाएगा वीज़ा के पास, और कुछ पोर्शन जाएगा जो एक्वायरर है उसके पास। इस पूरे 3% में से आप ये मान के चलो कि सपोज वीज़ा 1% लेता है या 1.5% लेता है, लेकिन वो कितना रिस्क लेता है कैपिटल का, मूवमेंट का, ट्रस्ट, राइट? लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है ऑफ मनी, जहाँ पे आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हो, वहाँ पे असली कॉस्ट क्यों? क्योंकि वहाँ पे वीज़ा का कोई रोल नहीं है। वहाँ पे क्या, जो अब मैं इसी को वापस लिंक करता हूँ आपकी उस बात से कि US डॉलर की डोमिनेंस क्यों है। आप अगर आज वियतनाम में बैठे हो और आपको पैसा भेजना है मॉरिशियस, राइट, वो कैसे जाएगा? स्विफ्ट को थोड़ा समझते हैं, सिंस हम इस टॉपिक पे आई गए हैं। तो स्विफ्ट के लिए क्या होगा कि एक अमेरिकन बैंक होगा जो कि कहेगा कि हाँ, मेरा टाई अप मॉरिशियन बैंक के साथ भी है और इस वियतनामीज बैंक के साथ भी है। तो वियतनामीज बैंक आपके पैसे को US डॉलर में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो US का बैंक इस मॉरिशियन बैंक को जाएगा, तो आपका पैसा ऐसे जाएगा। और ये इस सारे चैनल को कहते हैं स्विफ्ट चैनल। ये मैंने बहुत सिंपल तरह से ट्राई कर रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए। आई डोंट हैव टू गो इनटू कॉम्प्लेक्सिटी, बट बॉटम लाइन ऐसे होता है। तो आपने अगर कभी किसी ने इंटरनेशनल पेमेंट करी हो, तो उसमें देखा होगा कि वो राउटिंग कोड
राउटिंग बैंक कोड, स्विफ्ट कोड, ये सब इंफॉर्मेशन मांगते हैं, 36 चीजें मांगते हैं। वाई? बिकॉज वो पता होता है कि आपके बैंक से इस बैंक में जाएगा, इस बैंक से इस बैंक में जाएगा, फिर ये बैंक इसको बोलेगा और फिर बाद में सेटलमेंट होगी। अभी पीछे आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होंगी, जो लोग स्पेशली क्रिप्टो स्पेस में हैं, कि चाइना और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना हैव डन अ टोकनाइज्ड ट्रेड डील। व्हाई? दे डोंट हैव टू गो वाया यूएस। सिमिलरली अभी ब्रिक्स करेंसी की जो बात आई है, ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाली है, आने वाले टाइम में वो अडॉप्शन होगी। क्यों? कि ब्रिक्स नेशंस आपस में बैंक्स एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर लें। बट ये सब सेटलमेंट कैसे होगी भाई? इसके लिए आपको सेटलमेंट लेयर तो चाहिए। Web3 will give you that, स्टेबल कॉइन सेटलमेंट लेयर्स। सो बॉटम लाइन ये है कि वो जो सेटलमेंट का जो अभी मैकेनिज्म है ना, जो स्विफ्ट चलता है, वो स्विफ्ट बनाया इस तरीके से है कि वो सब कुछ यूएस बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? इसलिए यूएस डॉलर की डोमिनेंस है, इसलिए आप मजबूर हो यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही ट्रेड करने के लिए। अगर आप और मैं एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं सीधे सीधे, राइट, तो आपकी और मेरी सेटलमेंट हो गया। लेकिन अब पॉइंट ये है कि मैं एज वियतनामी सेंट्रल बैंक, मैं मॉरिशियन सेंट्रल बैंक पर ट्रस्ट कितना कर लूं? कल को वहां को रायता फैल गया, मेरी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए ब्रिक्स करेंसी आए की बात हुई। ब्रिक्स करेंसी के पीछे जो थॉट प्रोसेस था कि ब्रिक्स करेंसी क्यों ऑल ऑफ अ सडन निकाली, वो इसलिए कि एटलीस्ट ब्रिक्स नेशंस तो आपस में बात करना, काम करना शुरू करें, आपस में सेटलमेंट करना शुरू करें। तो इसीलिए सारी नेशंस अपने CBDCs निकाल रहे हैं, ताकि दे कैन यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर द मूवमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ फंड्स। एंड वो सारे CBDCs की सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक सेटलमेंट हो सके, ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सस्ती हो सके। आइडियली ये जो आप 6% की बात कर रहे हो, मैं इसको आने वाले 5 से 7 साल के अंदर 1 से 1.5% पे देखता हूँ। अच्छा, ओके, नॉट मोर देन। मतलब अगर 2% से ज्यादा है तो पीपल आर रिपिंग यू ऑफ, सिंपल। अभी मैं एक सिंपल बताता हूँ कि अभी जो क्रिप्टो के कार्ड्स हैं, उसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ। आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, या चलो आप यूएई में रहते हो, आपके पास एक AED कार्ड है, ठीक है। आपने वो कार्ड स्वाइप करा AED में, दुबई में, कोई फॉरेक्स चार्ज नहीं लगेगा। आप वही कार्ड लेके वियतनाम चले जाओ, या वही कार्ड लेके इंडोनेशिया चले जाओ, या सिंगापुर चले जाओ। आप जब उसको स्वाइप करोगे तो उस पर आपको 2.5% ऊपर लगेगा। हमें सबको पता है फॉरेक्स के अंदर 3% एक्स्ट्रा लगता है, फॉरेन करेंसी के अंदर। कुछ प्रीमियम कार्ड्स को मैं छोड़ देता हूँ, या स्पेसिफिक बैंक ऑफर्स को छोड़ देता हूँ, जहाँ वो एज अ फीचर और एज अ प्रोमो ऑफर कुछ टाइम के लिए 0% दे देते हैं, बट नॉर्मली 2.5 से 3% लगता है, राइट। वर्सेस यही अगर आप एक क्रिप्टो बैक कार्ड यूज करते हो तो आपको 1 से 1.5% लगता है ऊपर। यू आर ऑलरेडी डिसरप्टिंग द स्पेस, राइट। एक नोमैड जो कि ट्रैवल इतना करता है, मतलब मैंने अपने बिफोर कमिंग टू क्रिप्टो आई वाज इन कंसल्टिंग इंडस्ट्री, तो आई हैव ट्रैवल्ड 35 कंट्रीज, मतलब 3 वीक्स अ मंथ आई यूज्ड टू ट्रैवल। इतनी सारी कंट्रीज में होता था, तो मेरे लिए तो ऐसा सोल्यूशन ऑलवेज लव्ड वन था, राइट। नाउ अभी फॉर एग्जाम्पल ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ अ ग्लोबल सेटलमेंट लेयर। नाउ इमेजिन अब इसके आगे, इसके अंदर से क्रिप्टो वाले एलिमेंट को पूरी तरह एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाए। सिंपल, मैंने आपको एक ऐप दे दिया, आपको बोला भाई आप INR लोड करो, आप ग्लोबल में कहीं भी ट्रैवल करो, आपको 1% या 1.5% लगेगा, राइट। हो गया मास अडॉप्शन। आम आदमी को पता भी नहीं कि वो क्रिप्टो यूज कर रहा है, ऐसे होगा मास अडॉप्शन। कि पीछे क्रिप्टो यूज करके आपने उसका जो फॉरेक्स कन्वर्जन रेट है उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। अच्छा अंकित भाई, ये नहीं देखा आपने कि क्रिप्टो में वैसे तो लोग मिलियनर होते हैं, लेकिन जब लिक्विडिटी की बात आती है तो 25,000 रुपये नहीं अकाउंट में पड़े होते। तो हम जब ये देखते हैं कि क्या लोग क्रिप्टो को पेमेंट की तरह फ्यूचर में यूज करेंगे, और अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब इश्यूज क्या है? प्रॉब्लम मर्चेंट लेवल पे है, या जो यूज़र है उसके पास ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि वो इसको यूज कर सके? व्हाट इज द रियल इशू एंड हाउ यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम थ्रू ऑर्बिटेक्स? ओके, सो बेसिकली जो आपने बात करी लिक्विडिटी की, तो मैंने इसको एक टर्म दिया था एज अर्बन पुअर। Urban poor. Lot of people in crypto are urban poor. They may have $100,000 in Ethereum, but they may not have $5,000 liquid. क्योंकि Ethereum वो बेचना नहीं चाहता, पता है यार आगे बढ़ जाएगा, या मतलब एक वो बस हार्डवेयर वॉलेट में रख के बैठा हुआ है, और मंथली बिल पे करने के लिए फिर प्रॉब्लम हो रही है। अब
ये अब होने को जाने को वो आवे से जाके ले सकता है लोन, लेकिन उसका प्रोसेस इतना लंबा है कि वो पहले हार्डवेयर वॉलेट से इथेरियम निकाले, आवे पे डिपॉजिट करे, यूएसडीटी लेके आए, फिर उसको किसी कन्वर्जन कंपनी के थ्रू जाके बैंक में कन्वर्ट करे और फिर उसके ऊपर उसको लेके पेमेंट करे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये रीजनल स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं कि बहुत सारी जगह पे बैंक्स किसी कन्वर्जन इंस्टीट्यूशन से पैसे आने पे बैंक अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? अब यार जो बंदा क्रिप्टो में है आज की तारीख में, कम से कम 50 मिलियन लोग क्रिप्टो के अंदर एक्टिवली काम करते हैं, चाहे वो ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं 50 मानता हूँ, नंबर्स तो बहुत रैंडम आते हैं, बट मिनिमम 50 मिलियन तो है ही हैं। तो अब वो बंदा क्या करता है, कुछ पोर्शन फिर कैश में कन्वर्ट करता है, मजबूरी है उसकी। तो ऐसा नहीं है कि लोग क्रिप्टो की इनकम को छुपाना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज कि उसके मैकेनिज्म ईजियर नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को आके करेक्ट तरीके से यूज़ कर सके। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब एनोनिमिटी नहीं होता। आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड आइडेंटिफाइड केवाईसी बोथ कैन गो हैंड इन हैंड। और ये मैं 2022 से बोल रहा हूँ। आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, लाइक एक ऑन अ बिग स्टेज आई ऑल्सो मेंशन दिस, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डीफाई। डीफाई भाई, डीफाई विल बी केवाईसी डीफाई. That is what regulations will accept, because that is will also be helping, it will be a stepping stone to curb and take out the bad actors. तो coming back to this payments part, कि payments का अभी problem क्या है कि अगर आप USDT accept करते हो फॉर एग्जाम्पल, और मैं को USDT पे करना है, मैं आपको पे कर सकता हूँ किसी सर्विस के लिए। मान लीजिए आप मर्चेंट हैं, आप कॉफ़ी शॉप हैं, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी हो भी रहा है, लेकिन वो मर्चेंट साइड पे एक्विजिशन ऐसा ही है। आप ऐसा समझिए कि मैं 1990 में आपको एक कार्ड मशीन बेचने आता कि भाई कार्ड मशीन ले लो, तो इट वुड हैव टेकन टाइम। तो ये चिकन एंड हैन प्रॉब्लम है। जब तक उस जगह पे उतने यूजर्स नहीं है, वो कार्ड मशीन नहीं बिकेगी। जब तक कार्ड मशीन नहीं बिकेगी, यूजर्स उसको यूज नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए एक इंटरिम सोल्यूशन चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स को मैरी करने में अलाउ करे बैकएंड पे क्रिप्टो के साथ। और वो चीज़ अब होनी शुरू हो गई धीरे धीरे। सबसे उसमें अगेन मैं वीज़ा मास्टर कार्ड को अप्रिशिएट करूंगा। सबसे पहला स्टेप वीज़ा ने लिया था कि उसने अपनी सेटलमेंट USDC में इनेबल करी। आपको पता है वीज़ा के अंदर आप वीज़ा को जब एज ए फाइनेंशियल पेमेंट इंस्टीट्यूशन आप पे करते हो, तो आप उसे USDC में भी पे कर सकते हो। वीज़ा एक्सेप्ट्स इट। तो अगर आपने कहीं पर कार्ड टैप किया और वीज़ा ने उस मर्चेंट को 10,000 रुपये दिए, तो उस 10,000 रुपये के लिए जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, पेमेंट इशूअर है, इंस्ट्रूमेंट इशूअर, वो वीज़ा को USDC पे कर सकता है। वीज़ा ने ऑलरेडी ये इनेबल कर दिया है। वीज़ा ने अभी कॉइनबेस के साथ मिलके, कल ही न्यूज़ आई है काई शिफोर्ड की, कि वीज़ा डायरेक्ट, जो कि ग्लोबल रेमिटेंसेस की सर्विस है वीज़ा की, दे हैव कनेक्टेड इट विद कॉइनबेस डायरेक्टली। तो अपने कॉइनबेस अकाउंट से USDT रखते हुए डायरेक्टली ग्लोबली किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हो। सो पेमेंट, so that will be very cheaper. Yes. So the payment space is already getting disrupted. Bridge, like I know very, very closely, I work with Bridge. They are close friends. That got acquired by Stripe. Everybody heard that news. Oh, that was a huge bullish Right. news. Yeah. Why? That means they are kind of entering into this space. Yes, and they're sir. using this rails to Yes. their benefit. Why Stripe? Why did they bought Bridge? Because Bridge already had cracked the local distribution of fiat in Latin America. And all the Latin region, Africa region, Bridge has been very, very active. And Stripe came in and used that. Now Stripe is looking to expand that globally. तो जिस स्पेस पे स्टेबल कॉइन बेस्ड पेमेंट्स का स्पेस डिसरप्ट हो रहा है, मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट DeFi, जिसको एक टाइम पे हम लोग डिसरप्ट कर रहे थे, मतलब रिडिक्यूल कर रहे थे कि यार इसकी कौन पेमेंट करेगा। मेरे को याद है ब्लॉकचेन के अंदर, Web3 के अंदर मेरा पहला प्रोडक्ट ही पेमेंट था। मैं लिटरली एम्स्टरडेम में जाके 4-5 कॉफ़ी शॉप्स के ऊपर एक पेमेंट वॉलेट सेल करके आया था, बट उस टाइम पे आई सॉ कि वो स्केल नहीं होगा, इवन बिफोर कॉइनफॉक्स। तो आई रियलाइज़ कि वो स्केल नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उस टाइम L2s थे, ट्रांजैक्शन टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। सो वी रियलाइज एंड स्टॉप्ड इट बैक। बट इवेंचुअली पेमेंट्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट यूज केस, वन ऑफ द बिगेस्ट PMF लाइक DeFi हैव गिवन। तो मुझे लगता है Web3 के अंदर, Web3 का जो सबसे बड़ा यूज केस है वो अराउंड पेमेंट्स ही है, अराउंड फाइनेंशियल सिस्टम्स ही है।
तो अगर मैं 1 मिनट के लिए कॉइनफॉक्स की भी बात करूं तो हम लोग बेसिकली अभी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स इशू कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक jurisdictions जहाँ पे के एंड स्पेशली फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट. अभी we are not the only company, I'll say very clearly. There are 50 other card issuers. सब ऑर्बिटेक्स की बात कर रहे हैं. हाँ, ऑर्बिटेक्स जैसे 50 और अलग कार्ड इशूअर्स हैं अलग अलग रीजन में, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. ऑर्बिटेक्स इज मोर प्लेइंग एट अ कॉर्पोरेट लेवल, सो वी आर ट्राइंग टू बिकम मोर लाइक अ कमर्शियल बैंक, जहाँ पे के जो Web3 कंपनीज हैं वो अपने एक्सपेंसेस हमारे कार्ड के थ्रू स्पेंड कर सकते हैं. अब आप एक ये पेन मैं क्यों समझता हूँ, क्योंकि मैंने Web3 कंपनीज चलाई हैं. आपको AWS का बिल पे करना है. AWS तो आपसे क्रिप्टो में नहीं लेता. आपने फंड रेज करा USDT में, आपको AWS का बिल पे करना है. आप यू विल गो थ्रू ऑल द सर्कल्स एवरी मंथ टू पे द AWS bill. Whereas when services like Orbitex or others will come, you can directly load up your smart contract programmable wallet with USDT and through the card system it will be paid. और मैं एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग आज बता देता हूँ. अगले 3 साल के अंदर कार्ड्स विल स्टार्ट टू गेट फिनिश्ड ऑफ फ्रॉम द मार्केट. कार्ड्स विल बी गेटिंग फिनिश्ड ऑफ. तो फिर कैसे होगा? वर्चुअल कार्ड्स? नो, वर्चुअल कार्ड्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड वीजा टोकनाइजेशन सर्विस. वो क्या होगा? विच इज बेसिकली जो ये कार्ड है इट विल बिकम लाइक अ टोकन, लाइक अ क्रिप्टोग्राफिक टोकन, एंड एवरी सिंगल ऐप will be using embedded finance on your mobile, ताकि जो Apple Wallet और आज की तारीख में Google Pay कंट्रोल करते हैं ना, आने वाले टाइम में these apps will be able to allow you to pay directly from there. तो आपका जो आज की तारीख में कनेक्ट है, आपको वीज़ा से कार्ड इशू हुआ, आपने उसका टोकन क्रिएट करा, आपने ऐप के साथ में. सो टू गिव एन एग्जांपल, एक UPI ID का जो एक्सपीरियंस है, आपके पास अपना फ़ोन नंबर है, आप एक UPI ID करी, आपने दूसरे वॉलेट के साथ मैप करी और वो काम करती है, राइट. आप एक UPI ID HDFC से बना के उसको Paytm के वॉलेट के साथ यूज़ कर सकते हो, राइट. सिमिलरली आपकी वीज़ा टोकनाइजेशन सर्विस के साथ आपके कार्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वर्चुअल टोकन एंड दैट यू आर एबल टू यूज टू पे ऑन अ मर्चेंट इन फिएट, नॉट क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो कार्ड्स एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर गेटिंग डिसरप्टेड एज वेल. पेमेंट रिंग्स आ रही हैं, पेमेंट बैंड्स आ रहे हैं. आई एम नॉट श्योर इफ योर कंज्यूमर्स नो दैट. तो नाउ दैट रिंग, वॉचेस तो सुना था, वॉचेस तो पुरानी होगी, पुरानी चीज. जो ये हेल्थ रिंग है ना, ये पे कर सकती है मर्चेंट को टैप करके. अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है कि वॉच के साथ और 50,000 चीज़ें हैं. तो अगर आपकी वॉच किसी और ऐप के थ्रू हैक हो गई तो आपकी पेमेंट डिवाइस भी हैक है. इस पे कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ पेमेंट के लिए ही बनी है. कार्ड आप हर जगह लेके नहीं घूम सकते. कार्ड आप वॉलेट में रखा है, स्विमिंग करने गए हो, वहाँ चले गया. दैट्स हाउ द स्पेस इज इवॉल्विंग. डिसरप्शन इज हैपनिंग. यस. अब कुछ चीज़ों पे आते हैं, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सिंस यू आर क्वाइट old in the system and you've been observing this ecosystem very closely. क्या लगता है DeFi on Ethereum और DeFi on Solana? मतलब DeFi Ethereum को जो लोग कहते हैं कि Ethereum days are over and Ethereum is over and जो जिस तरीके से criticism और सुनने को मिला Ethereum को, what is your take on the future of DeFi on chain? If you can give us a comparative analysis कि क्या होने वाला है Ethereum और Solana और any other chain that is going to lead in DeFi? सर मुझे ऐसा लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को थोड़ा क्लैरिटी दो. नो प्रॉब्लम. सो देखो, जो इथीरियम का रोल है ना, इथीरियम एक तरीके से आप ये ऐसे मानो कि एक टाइम पे इंटेल ने अपना कंप्यूटर बनाया, बट उसको रियलाइज हुआ यार मेरा कंप्यूटर बहुत भारी है, बड़ा है, तो वो धीरे धीरे डब्बे के अंदर मूव होता चला गया. इथीरियम का वही होगा. आने वाले टाइम में ना आप ना मैं कोई भी इथीरियम से इंटरैक्ट नहीं कर रहा होगा. हम किसी ना किसी L2 के ऊपर इंटरैक्ट कर रहे होंगे बिना जाने कि हम इंटरैक्ट कर रहे हैं. बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके ऑल कहते हैं ना, सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं. अच्छा, इथेरियम इज गोइंग टू बी लाइक सेटलमेंट लेयर. यस, मतलब मैं एक समुद्र, आप कह रहे हो कि ये नदियां अल्टीमेटली जितनी तेज बहाव होगा, कोई इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, जाएंगे सब, जाके मिलन सबका. इथेरियम एक महासागर है. कहीं नहीं जा रहा इथेरियम. इथेरियम एक महासागर है. यस. इथेरियम की बराबर लिक्विडिटी अभी किसी चेन के पास नहीं है. फ्यूचर में बहुत मुश्किल है. और ब्लैक रॉक किसे पसंद करेगा? इथेरियम. सोलाना नहीं. सोलाना को करेगा, बट आपको मैं बात बताऊं, सोलाना वर्चुअल मशीन्स लोग बना रहे हैं, सोलाना के ऊपर कर रहे हैं, बट वो इथेरियम से भी लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं.
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा जो मेरी अपनी वो है, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा टेक इंटीग्रेशन और वो चीज़ें बढ़ेंगी कि जो आपने ब्लॉकचेन सेक्टर की बात करी, एक सेक्टर जिसके बारे में लोग नहीं बात कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि एकदम से विच इज़ आप देखोगे कि डीफाई को लेके वो बहुत ज़्यादा डीफाई के एरिया में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, वो है मूव इकोसिस्टम। मूव, अच्छा। मैं बहुत सारे यूजर्स ने वो देखा नहीं होगा और उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने भी नहीं देखा था। आई एम बीइंग अ इथेरियम सॉलिडिटी मैक्सी फॉर एवर, राइट। जब L2s आ रहे थे तो हम शायद वर्ल्ड में तीसरे DeFi प्रोटोकॉल थे जो एक L2 पे आए थे। एक बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आया था, पॉलीगॉन पे हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था, और एक और था, मुझे क्रीम फाइनेंस उस पे आया था, EasyFi पॉलीगॉन पे आया था, और आई थिंक एक और था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बाइनेंस इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट था। जब L2s का दौर शुरू हुआ था 2020 में, डीफाई की क्या बात है कि मैंने अभी अगेन 6 महीने पहले मैंने मूव लैंग्वेज के ऊपर देखने के लिए कि यार मूव हो रहा है सुई एप्टॉस के बारे में। मैं सुई या एप्टॉस या मूवमेंट लैब्स की किसी चेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूव एज अ डेवलपमेंट लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कल को जो सॉलिडिटी के साथ में मूव के रैपर्स बन जाएं और इथेरियम इकोसिस्टम में भी वो आ जाए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्योरली मूव, कि मूव इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो जो मूव ब्लॉकचेन है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल कंपाइलर लेवल पे फीचर्स हैं जो अगर सॉलिडिटी में होते तो शायद बहुत सारे हैक्स नहीं हुए होते सर, जो डीफाई के अंदर हैक्स हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक ब्लॉकचेन डीफाई के डेवलपर को, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर को मैनुअली लिखनी पड़ती हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दोज हैक्स, वो मूव के अंदर प्री बिल्ट है। जैसे जैसे लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू करेंगे, देयर लव फॉर मूव विल इंक्रीज। मतलब आज की तारीख में मैं अगर एक ग्राउंड अप कुछ नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ ऑन डीफाई, तो मैं शायद मूव पे बनाना चाहूँगा देन सॉलिडिटी, बट मैं यूज़ करना चाहूँगा इथेरियम इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। तो दैट इज द पैराडॉक्स राइट नाउ एवरीवन इज। तो आप ये समझो कि मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो डिफरेंट एरियाज हैं, ऑल ऑफ दीज विल एग्रीगेट, बट yes, solidity as a language will have to improve। मतलब वो टेक्निकल साइड पे अगर मैं बात करूं तो एसेंशियली जो एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर एप्स की अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर एप्स को कोई बहुत बड़ा कहना चाहिए इंसेंटिव नहीं है टू स्टे ऑन इथेरियम। कंज्यूमर एप्स probably will go on Solana, that's what I think. For DeFi, I believe it will give a strong fight to Ethereum ecosystem, but I'm also seeing Move ecosystem acting like an L2 on Ethereum, right? तो Move ecosystem के अंदर से पे ऐप बनेगी और पीछे लिक्विडिटी के लिए they will tap into Ethereum. So Ethereum कहीं नहीं जा रहा, बॉटम लाइन ये आपकी बात का सारांश अगर मैं बोलूँ, Ethereum is going to live because eventually everything is going to get settled onto Ethereum. Great. अंकित भाई, साल एंड हो रहा है और ये पॉडकास्ट भी एंड की तरफ है, सो 2 महीने बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि बड़े बड़े जो जिनकी प्रेडिक्शंस आती हैं वो आए, हम ही क्यों ना सबसे पहले प्रेडिक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि आप एक ग्रोइंग ट्रेंड्स बताएं फॉर 2025 एंड बियॉन्ड। मतलब 2025 में क्या सबसे बड़े ट्रेंड होने वाले हैं, कुछ जो आपके रैंडम थॉट्स आते हैं दिमाग में कि यार ये वो ट्रेंड्स हैं जो और बिल्कुल मैं चाहता हूँ रॉ प्योर ट्रेंड्स आपके हिसाब से 2025 में क्या होंगे। देखो 2025 में AI एजेंट्स सबसे पहला ट्रेंड जो मेरे दिमाग में आता है। और सबसे पहले वो क्या करेंगे? बहुत सारी रैंडम चीज़ें, मतलब खाली मैं DeFi, अब मैं एक बार DeFi से अलग हट के बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल सो AI तो ओवरऑल बात कर सकते हैं। हाँ, सो नॉट जस्ट क्रिप्टो, मतलब इवन इन जनरल, राइट। सो AI एजेंट सबसे कॉमन, फॉर एग्जांपल हमारी डे टू डे लाइफ के लिए AI एजेंट असिस्टेंट। सो अभी चैटबॉट्स हैं, राइट। AI आज की तारीख में एक चैटबॉट है जिसके साथ तुम बात कर सकते हो, बट जो एजेंट है और चैटबॉट है बहुत फ़र्क है उसमें। AI एजेंट ऐसा हो गया कि मैंने मेरा एक असिस्टेंट रख लिया, मैंने उसको वॉइस नोट दिया, यार मेरे लिए उबर बुक कर दे, उसने कर दिया। यार एक काम कर, डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे, उसको पता है मुझे कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, वो गया, उसने बुक कर दिया, सीधे पीछे पेमेंट हो गई, हो गया काम। ये AI एजेंट का एक्सपीरियंस है। तो जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या मैं अपना सेक्रेटरी रखता था, वो काम एजेंट्स करना शुरू कर देंगे, और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब मे बी नेक्स्ट 6 months आपको जैसे ChatGPT एकदम से आया और पूरे में फैल गया, यू विल सी 1 or 2 अदर प्लेटफॉर्म्स कमिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन गोइंग अराउंड। आज ऑलरेडी
लाइक सो मैनी पीपल आई नो जो पिछले 6 महीने पहले AI में नहीं थे और आज वो अपनी AI एजेंसी चला रहे हैं. दे आर हेल्पिंग कंपनीज टू बिल्ड प्रोडक्ट्स इन AI. सो AI ने AI पे बिल्ड करना इतना आसान कर दिया है. गेटिंग पॉइंट. तो उसकी वजह से सबसे बड़ा सेक्शन वो है. अब अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो एक यूज केस, बट अच्छे प्लेयर्स बहुत कम है उस सेक्टर में, वो मुझे लगता है डिसरप्ट होगा, वो है डीपिन. उसका रीज़न बताता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ रनिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज की तारीख में डिसेंट्रलाइज होने से वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो रही हैं. हाँ, लॉन्ग टर्म में वो कितना सस्टेनेबल होगा, कैसे होगा, वो देखने वाली बात है. लेकिन बहुत सारे डीपिन प्रोजेक्ट्स ने बहुत सारा फंड रेज किया है. तो जो एक बंदा आज की तारीख में AWS पे फॉर एग्जांपल महीने का $1000 का बिल पे कर रहा है, वो एक डीपिन एरिया पे जाके वही कंप्यूट पावर लेके $300 में पे कर सकता है. तो आप बहुत सारा शिफ्ट मुझे लगता है देखोगे अगले आने वाले 12 से 18 महीने में, मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो रिसेंट ट्रेडर्स साइकोलॉजी में बिल्ड होना शुरू हुआ है एंड VC साइकोलॉजी में बिल्ड होना शुरू हुआ है, वो ये कि अब VCs को ना वो फोमो वाली लेयर थोड़ी सी साइड हो गई है. कि जो एक नैरेटिव चल रहा था, मैंने अभी ट्वीट भी किया था 2 हफ्ते पहले, कि यार मतलब मेरे पास हफ्ते की कम से कम 10-15 पिचेस आती हैं इसी चीज़ को लेके कि जी हम RWA बना रहे हैं उन फलाना चेन, हम डीपिन बना रहे हैं उन फलाना चेन. भाई ये बंद कर दो यार, ये चीज़ करना, कुछ नया सोचो, कुछ एक्चुअली जो प्रॉब्लम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी चेन पे बना रहे हो. ठीक है, आप किसी चेन पे बना रहे हो, आपको $1-2 लाख की ग्रांट दे देगा, वो भी अगर आप बहुत अच्छे डेवलपर हो तो, बट बात खत्म. उसके आगे प्रोजेक्ट में कोई डिफरेंशिएट, यूज़र को क्या डिफरेंशिएट रहा है उससे? आप कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या आप एक पर्टिकुलर रीजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, देन इट विल वर्क. सो मेरा पॉइंट ये है कि आज की तारीख में क्रिप्टो ट्रेडर भी कहता है यार जब मुझे ट्रेड ही करना है और मेरे को स्पेकुलेट ही करना है तो मीम कॉइन पे करता हूँ ना. मैं प्रोजेक्ट तो वैसे भी पता नहीं क्या ही करेगा, एटलीस्ट मीम कॉइन कह के आ रहा है भाई मैं स्पेकुलेशन के लिए हूँ. तो मुझे अभी भी लगता है कि मीम कॉइन से एक्चुअल लेजिट प्रोजेक्ट्स में कैपिटल मूव होना इज अ लिटिल गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड एज मीम कॉइन साइकिल इज गेटिंग डीपर एंड डीपर. और रहा साहब AI मीम कॉइन्स आ गए हैं तो मतलब दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन टू सी. क्या टेक है यार मीम कॉइन्स का? क्या ट्रेंड आपको लगता है कि ये और ज्यादा बड़ा होगा? मतलब जिस तरीके से AI हमने जो पीछे गोट को देखा, और आपको NFT का सीजन याद है? हाँ. NFT का सीजन साइबरपंक ने स्टार्ट किया था. आप बस ये समझ लो कि गोट NFT AI मीम कॉइन का साइबरपंक है. तो आप ये समझो बोर्ड एप तो भी आना बाकी है. आना बाकी है. ओह, बट गोट भी मैं NFT सीजन को एग्जांपल ले रहा हूँ और कह रहा हूँ जो साइफरपंक था उस NFT सीजन के लिए, गोट वो AI मीम सीजन का साइफरपंक है. और अभी BAYC आना बाकी है. BAYC आना बाकी है. तो मीम कॉइन इज 100% इज अ वेरी बिग ट्रेंड इन 100%. सर वो कह के कह रहा है ना भाई मैं स्पेकुलेशन के लिए हूँ. आई एम नॉट रैपिंग इट अंडर ऑल द गिबरिश ऑफ गवर्नेंस, ये वो अटरम पटरम. और नो VC लॉक्स. करेक्ट. Pure ethos of no token allocation, no pre-allocation, no ICO, no IDO, no IO. $billion वैल्यूएशन वाले जो प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी कि हाई FDV लो फ्लोट वाले जो एसेट्स थे, वो सब रिटेल को समझ में आ गया है. जो पहले कहते थे सिर्फ 2% एलोकेशन मार्केट में आ रही है, वो शुरू में था यार, वो अब नहीं है. सबको समझ में आता है कि इवेंचुअली VCs का अनलॉक होएगा. वो 50 मिलियन पे रख के बैठे हैं, 20 बिलियन क्या कहते हैं 2 बिलियन 5 बिलियन पे लिस्ट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली रिटेल पे डंप करेंगे. तो अनलेस प्रोजेक्ट उस तरह से काम कर रहा है कि आपने ऑलरेडी पहले प्रोजेक्ट बनाया, 1 साल 1.5 साल उस पर काम किया, लाइक आई एम इन्वेस्टेड इन टू 3-4-5 प्रोजेक्ट्स लाइक दैट जो कि पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छे से चल रहे हैं, टोकन अभी तक नहीं निकाला उन्होंने. उनका कहना ये है कि भाई मेरी टोकन की जो रिलीज है ना, सो नया मॉडल ऑफ टोकनॉमिक्स विच आई बिलीव पर्सनली एंड लॉट ऑफ माई VC फ्रेंड्स बिलीव इज के जो आपके टोकन का मार्केट में रिलीज है, उस रिलीज को एब्जॉर्ब करने के लिए अगर आपके पास बाइंग प्रेशर प्रोग्राम्ड है, नॉट थ्रू स्पेकुलेशन, रिटेल का स्पेकुलेशन नहीं. एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो आपका प्रोटोकॉल 100K का रेवेन्यू मंथली जनरेट कर रहा है, राइट, और उसमें से 50K आपने एलोकेट किया है टोकन होल्डर्स के बायबैक के लिए, जो कि आप रिवॉर्ड दोगे एज अ टोकन स्टेकर्स को. तो आपका $50,000 का भी वॉल्यूम है. तो अगर आपका एमिशन उससे ज़्यादा है महीने का, देन यू आर एट रिस्क. उससे कम है, देन यू आर अ गुड प्रोपोजिशन. एक एग्जाम्पल है, ऑफ कोर्स नंबर्स कैन बी बैलेंस, बट
people projects will have to start looking at things like this कि real value prop has to come in. अदरवाइज खाली टोकन की वैल्यू और इस हाइप पे अगर मुझे स्पेक्यूलेट ही करना है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा. थोड़ी मैडनेस आएगी. मैं ये भी नहीं कह रहा ऑल्ट कॉइन्स में मैडनेस आएगी. मतलब मेरा भी पोर्टफोलियो ऑल्ट कॉइन्स में बहुत है, तो ऑल्ट कॉइन में स्पेक्यूलेशन और वो सब चलेगा. बट मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके की रैली हम बिटकॉइन और मीम कॉइन्स में देख रहे हैं वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो अभी नहीं दिख रही. राइट. आप ये देखो ना, जब भी बिटकॉइन भागता है साथ में मीम कॉइन भागते हैं. लेट उसको हुआ क्या है? मतलब ये बहुत लोगों का सवाल है इस टाइम, क्या हुआ है यार? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि 100 से ऊपर लेयर 2 L2beat.com पे जाओ और कितने तो डेवलप हो रहे हैं. 126 के आसपास. और जो एग्जिस्टिंग थे, जो बड़े लेयर 2s थे, हुआ क्या है? विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, मतलब आपके व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इन पॉइंट ये है कि बहुत लोगों ने लेयर 2 को अपने टोकन्स की एग्जिट मैकेनिज्म बना दिया है और उसका मैकेनिज्म बहुत आसान हो गया. सर, आप $20,000 में आज अपनी चेन फ्लोट कर सकते हो. सीरियसली? 1 घंटे के अंदर. अच्छा. प्रोवाइडर्स बैठे हैं, वैलिडेटर ढूंढने नहीं जाना, कुछ करने नहीं जाना. चेन दो, अपना टोकन एज अ गैस टोकन लगाओ, टोकन की यूटिलिटी बन गई, फ्लोट हो गया. 126 में से 100 चेन्स ऐसी होगी. ओह, मतलब मैं ये कैमरे पे बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है. आप जाके चेक कर लो, डेटा सारा तो अवेलेबल. रियलिटी आगे आना चाहिए ना, ऐसी कन्वर्सेशन का फिर फायदा क्या? तो ये रियलिटी है. मतलब तो वो Exactly. इसीलिए वो एग्जिट लिक्विडिटी, मतलब जो जनता है, That is people are using it like that. Lot of project and I'm तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि यार मैं इधर से एग्जिट लिक्विडिटी अच्छे से अच्छा है कि मैं जाके मीम कॉइन में चला जाऊं. That's the point. That's why I'm saying. आज की डेट में इसका मतलब आधे लेयर 2s मीम कॉइन ही है. Yes, exactly. Seriously. So unless until there is no differentiation. So I only believe right now, अगर मैं बात करूं तो I only believe personally कि unless, so there are two kind of trends that are going to happen. या तो आपने एक चेन को ग्राउंड अप बिल्ड किया है with certain functions being there. For example, one chain I respect, which is not just for exit liquidity, which is being built right now with a purpose, which is Gnosis chain. Right, and a few other chains which are built for a purpose. So Gnosis chain is building the native, again I'm not shilling, no financial advice I would say, but it is building the payment functions, payment methods embedded into the chain. सो फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अगर इथीरियम के ऊपर एक करने जाता हूँ कोई भी ट्रांसफ़र, तो इथीरियम के नेटिव फंक्शंस बने हुए हैं कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा भेजने के लिए मैं एक इनहेरिट फीचर इथीरियम का यूज़ करूँगा और उसके ऊपर कोड लिखूंगा, वो पैसा चला जाएगा. ऐसे जो फंक्शन स्पेसिफिक पर्पस बेस्ड चेन्स बन रही हैं, जिसको आज की तारीख में आने वाले टाइम में ऐप चेन्स की भी बात कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से वो ऐप चेन्स नहीं है, वो कैटेगरी बेस्ड चेन्स हैं. I understand they were the original purpose why Polygon launched CDK, why Avalanche launched subnets. वो विजन था. लेकिन लोगों ने उसको क्या करा कि भाई ठीक है, चेन फ्लोट कर दी, मेरे ये प्रोटोकॉल अब ये चेन है, अब ये मेरा प्रोटोकॉल मेरा चेन है और इसके ऊपर ये चले. जैसे फॉर एग्जांपल यूनिस्वैप क्या कर रहा है? यूनिस्वैप जो अभी बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स लेके जा रहा है, यूनिस्वैप उस चीज़ को यूनी चेन के अंदर बिल्ड कर रहा है ताकि जो नेटिव फंक्शंस उसके खाली कॉन्ट्रैक्ट पे अलग अलग चेन पे जा रहे थे वो कंपाइलर लेवल पे उसके अंदर इनेबल कर सके, ताकि आप AMM के अराउंड और बड़े कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सको. वो मतलब समझ में आता है. You getting your point? So खाली एक L2 का कोड लेके उसको फ्लोट करके चेन लेके जाना वो नहीं पॉसिबल है. वो मतलब वो सस्टेनेबल ही नहीं है. Those are pure exit liquidities. Unless you are building, the reason to build a new L2 should be purpose driven, should be adding a value to a particular business function, niche, category. वो उसका यूज बनता है. Right. जाते जाते अंकित गौड़ का अल्टीमेट मिशन क्या है? मतलब कुछ तो एक अल्टीमेट ड्रीम होगा ना कि यार मैं एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ, एंड जाना तो सबको एक दिन. तो कुछ ऐसा ख्याल आता है कभी कि यार कुछ ऐसा कि मतलब पीपल शुड रिमेंबर कि यार, या कुछ ह्यूमैनिटी को मैं कुछ के लिए ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि पीपल शुड एट लार्ज शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. दैट कुड बी क्रिप्टो, दैट कुड बी नॉन क्रिप्टो. मतलब व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? सो दो चीज़ों पे मैं बात करूँगा, दो मेरे मेन मिशन है. नंबर एक तो आई एम ऑलरेडी वर्किंग एंड न्यूज़ विल कम आउट इन पब्लिक. आई एम वर्किंग टू फंड द एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 2,500 स्टूडेंट्स इन माई लाइफ टाइम.
already have I'm at 80 right now number, but I want to reach that number. Okay. That is one. Second is I want to contribute in some form in disrupting this payment space forever. कि अगर आपको पुराने टाइम भी याद होगा, मैं तब से भी बोलता आ रहा हूँ कि बोरोइंग साइड को हम कैसे लोन लेना बहुत फ्लैट आउट कर सकते हैं. अभी भी अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में देखोगे तो लार्जर मिशन वही है, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट इन सम फॉर्म टू डिसरप्ट द पेमेंट स्पेस इन सम फॉर्म इन द फाइनेंशियल सेक्टर. मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता, इट लुक लाइक शेल विच आई डोंट वांट टू डू, बट बॉटम लाइन यही है, आई वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू द पेमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर इन सम फॉर्म, सो दैट even if 1% thinks I am able to move, I'll be happy about it. Okay. So एक चीज अगर इन्होंने कर दी तो he'll be happy about it. You know what, जिंदगी में हम सब के डेज जो है वो नंबर्ड है, राइट? जैसे BTC में पता है कि इतना ही आना है, वैसे हमारा भी किसी का आगे पीछे हो जाना है. बट ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में ना एक बड़ा गोल होना चाहिए, एक बड़ा मिशन होना चाहिए. और ठीक है, हम लाइफ में बाकी जो दिनचर्या में और अपनी लाइफ में जो एक पैशन के लिए जो चीज़ें करते हैं, कोई बैंकर है, कोई एजुकेशन सेक्टर में, कोई टीचर है, किसी की दुकान है, एंड सब लोग वो कर रहे हैं, वो ईमानदारी से करना चाहिए, उसे इंजॉय भी करना चाहिए. बट गोल ये है कि लास्ट में ना आपका एक बड़ा मिशन होना चाहिए कि एक ह्यूमैनिटी एट लार्ज कैसे हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें, राइट? कैसे हम उन्हें हेल्प कर सकें ग्रो करने में, राइट? और आपको कोई हज़ारों लाखों लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है. आप अपने परिवार में किसी एक आदमी के लिए भी अगर आप सीढ़ी का काम बनते हैं ना उसे ऊपर उठाने के लिए, तो आई थिंक लाइफ का पर्पस वो सॉल्व हो जाता है. एक आदमी की ज़िंदगी में भी लाइफ है, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हज़ारों लोग ही करूँगा, ये मत घबराया करो. बट अगर आप सराउंडिंग में एक आदमी की भी अगर आप कर सको तो प्लीज़ वो करिए. जैसे अंकित जैसे जो लोग हैं, इनकी खासियत ये है कि पीपल अराउंड देम व्हेनेवर दे आर इन ट्रबल या कोई बात है, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प इन वॉट एवर वे इज़ पॉसिबल. एंड वही शायद रिफ्लेक्शन है इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में और आने वाले जो मिशन है, जो आने वाले जो चीज़ें बिल्ड करना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच अंकित. थैंक यू. आई थिंक ये कन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रही. हमने ये समझा कि कैसे जो है वो बैंकिंग फ्यूचर में फॉर्म होगी, और कुछ सख्त सवाल भी थे, कुछ घुमा के भी पूछे, उसका सीधा जवाब दे दिया आपने. चलो कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे फिर नए एपिसोड में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच काशिफ भाई.